चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का। जल्दी से जुड़ जाइए बच्चे आप लोग। और आज के सेशन में सभी बच्चों का स्वागत है। खुशबू कुमारी, शांति रानी जी, समर्थ पटेल जी, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। और आज 87 नंबर का सेट कर रहे हैं बच्चे। स्वागत है आप सभी बच्चों का, लाजवाब सेट है। चलिए, सचिन यादव जी आपका भी स्वागत है, सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और एकदम समझ के करेंगे हम लोग क्वेश्चन। हर प्रश्न पर कंसेप्ट होता है बच्चे, जैसा कि मैं पहले से बोलता आ रहा हूं। यहां देखिए क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। देखिए बड़ा मस्त प्रश्न है। कह रहा है एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल है ना। तो हवा में भार क्या कह रहा है, एक वेटलेस बैलून, यानी हवा में भार इसका कितना है। तो हवा में भार याद रखना भाई मेरे, ठीक है। आपको हवा में भार इसका कितना है, तो W है ना बराबर 0 याद रखना है, ठीक है। वेट इन एयर इसका कितना है, आपको वेट इन एयर याद रखना है भाई मेरे, इसका आपको 0 है। ये कह रहा प्रश्न में। इसका जल में है ना, इसमें फिर क्या कह रहा, हवा में एक भारहीन गुब्बारे में, ठीक है, 200 ग्राम जल भर रहे हैं। यानी भार किसकी वजह से, जल की वजह से, ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको भार याद रखना है कि गुब्बारे का भार, वेट ऑफ क्या बच्चे, तो वेट ऑफ गुब्बारे का भार, ध्यान में रखना है, गुब्बारे का भार यानी वेट ऑफ बलून किसकी वजह से, तो वेट ऑफ बलून, एकदम ध्यान में रखना है कि वेट ऑफ बलून जो है वो याद रखिएगा ये है जल के कारण, ध्यान में रखना है, जल के कारण आपको वेट होगा किसका, तो इस बलून का। और इसे जल में याद रखना है, जल के कारण होगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये देखिए, ये बलून आपको इसमें दिए हम, है ना, ये जल में है ना। तो क्या किया, आपको पता होगा कि नीचे जो भार लगा किसकी वजह से, तो ये लगा mg किसकी वजह से, तो आपको, ठीक है, ड्यू टू वाटर, ध्यान दीजिए मेरी बात को, ड्यू टू वाटर वेट लगा। और यह अपने भार के बराबर द्रव का विस्थापन करेगा जो उत्प्लावन बल होगा, यह भी 200 ग्राम ही होगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 200 ग्राम हुआ, ध्यान में रखना, ग्राम वेट हो जाएगा, है ना। नीचे की तरफ भार लग रहा है, ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल बराबर क्या होगा, तो बच्चे ये देखिए उत्प्लावन बल बराबर क्या होगा, तो बलून द्वारा विस्थापित द्रव का भार, याद रखना है, बैलून द्वारा विस्थापित द्रव का भार, द्वारा विस्थापित द्रव का भार, ठीक है, विस्थापित द्रव का भार, एकदम ध्यान में रखना है। ये भी कितना होगा, चूंकि समान आयतन है दोनों का, ये समान घनत्व है, चूंकि बलून में भी आपको वाटर ही भरा हुआ है और इसको जब जल में डाल रहे हैं तो जल का घनत्व और इस बलून में जो वाटर है इसका घनत्व दोनों का बराबर है, इसीलिए विस्थापित द्रव का भार भी 200 ग्राम वेट ही होगा, याद रखना है, 200 ग्राम वेट ही होगा। अब देखिए ऊपर की तरफ बल कितना लगा, है ना, तो उत्प्लावन बल लगा, नीचे की तरफ भार कितना लगा, तो mg लगा, ये भी 200 ग्राम वेट हुआ। अब देखिए, अब क्या करना है, आभासी भार निकालना है भाई मेरे, क्या निकालना है, तो आभासी भार, एपेरेंट वेट, याद रखना है, इसको बोलते हैं आभासी भार को बोलते हैं एपेरेंट वेट, याद रखना है, एपेरेंट वेट कहा जाता है। और ये कितना होगा, तो ये होगा, याद रखना है, आपको नीचे की तरफ भार, ध्यान में रखना, नीचे की ओर भार, है ना, नीचे की ओर भार और आपको माइनस उत्प्लावन बल, है ना, नीचे की ओर भार, वेट, ठीक है, वेट डाउनवर्ड, वेट एक्ट्स डाउनवर्ड, और क्या करना पड़ेगा भाई, तो डाउनवर्ड, और दूसरा माइनस उत्प्लावन बल, इसको आभासी भार कहते हैं, उत्प्लावन बल, है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, ये mg माइनस आपको b, और दोनों का कितना है, 200 ग्राम वेट है और माइनस 200 ग्राम वेट है, इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। डायरेक्ट भी हम 0 कर सकते थे, क्यों कर सकते थे, क्योंकि भारहीन गुब्बारे में जो जल है इसका घनत्व आपको रो लिक्विड है ना, और इसको जल में डाल रहे हैं, इसका भी घनत्व बराबर है। तो जब, ठीक है, जब आपको घनत्व वस्तुओं का बराबर हो तो वो आभासी भार का मान क्या होगा, 0 होगा। ऐसे भी हम कर सकते थे, आभासी भार क्या होगा, तो आपको 0 हो जाएगा। ध्यान में रखना भाई, क्या मैं कह रहा हूं कि यदि बलून में जो जल है उसका घनत्व और, ठीक है, बलून का अगर आपको जो पदार्थ है या जो द्रव है या जो भी है उसमें भरा हुआ उसका घनत्व और आपको जिस द्रव में उसको डाल रहे हैं उसका घनत्व बराबर हो, तो आभासी भार हमेशा क्या होता है, शून्य
लगेगा। और मैंने सॉल्व करके भी आपको बताया कि देखिए नीचे की तरफ भार क्या लगेगा और ऊपर की तरफ भार क्या लगेगा, दोनों यहां पर बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी जल ही भरा हुआ है। तो ध्यान में रखना भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आंसर इसका शून्य हो जाएगा। देखिए ठीक है, आपको बनाने के लिए तो एकदम सरलता से आप बना लीजिएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं पता है फिर आपको दिक्कत होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए सौर विकिरण। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, बनाने के लिए तो 1 सेकंड में बना लेंगे। आपको पता है सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन, ठीक है, इज विजिबल। ये देखिए यहां पर वर्ड लिखा हुआ विजिबल। सौर विकिरण निम्न में से किस पर, बच्चे जैसे सौर विकिरण आता है तो आपको याद रखना सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन जैसे ही आता है तो वहां से 3 प्रकार की विकिरण आती है पृथ्वी पर। याद रखना सौर विकिरण जैसे ही चर्चा करेगा तो आपके दिमाग में 3 विकिरण आ जानी चाहिए। पहला विकिरण क्या होता है, ध्यान में रखना भाई, ये 3 आपको विकिरण आना ही चाहिए आपके दिमाग में। कौन कौन? तो पहला हो गया, याद रखना है आपको, ये देखिए ये है आपका VI BGY और क्या O, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये R ले लेते हैं, ये विवग्योर है। इसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। याद रखना भाई मेरे, इसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश, कभी भी भूलना नहीं है। इसको विजिबल रेज कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आपको एकदम याद रखना है, दृश्य प्रकाश या इसको विजिबल रेज कहते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बातें हैं, विजिबल रेज कहते हैं। और इससे ऊपर ये देखिए, ये जो आपका वैगनी है, इससे ऊपर जो आपको, ठीक है, इससे कहिए इससे कम वेवलेंथ वाला जो होगा उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, आपको पराबैंगनी, है ना, पराबैंगनी। ध्यान में रखना भाई, पराबैंगनी कहते हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट कहेंगे, अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, याद रखना है। यही पृथ्वी पर आ रहा है बच्चे। और ये देखिए, ये इससे जो अधिक होगा यानी लाल से अधिक होगा उसको आप बोलते हैं इंफ्रारेड, अवरक्त कहते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं, अवरक्त कहते हैं। और तीनों इसीलिए मैं बता रहा हूं कि बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अवरक्त विकिरण कहते हैं। और ये जो है ये आपका जो है ये कितना है, तो भाई मेरे ये 400 नैनोमीटर, याद रखना है 400 नैनोमीटर होता है। और ये कितना होता है, तो ये भी आपको याद रखना भाई मेरे, इसको बोलते हैं 780 नैनोमीटर के बीच का ही प्रकाश जो है आपको देखने में सहायता करता है ना। इसी को बोलते हैं आप दृश्य प्रकाश। दिस इज टू बी नोन एज दृश्य प्रकाश, यही देखने में सहायता करता है। और आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ठीक है, आपका ये परावैंगनिक किरण क्या करता है, तो आप सभी बच्चों को पहले से पता होगा, देखने में सहायता, याद रखना है, यही देखने में सहायता करेगा, सहायता करता है, जिसको आप दृश्य प्रकाश या विजिबल रेज कहते हैं। परावैंगनिक किरण जो है आप सभी बच्चों को मैंने कई बार पढ़ाया है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। UVA, ये पृथ्वी पर सीधे आ जाता है भाई, इसको आपको ओजोन परत अवशोषित नहीं कर पाता है। दूसरा होता है UVB, है ना, इसको अंशतः आपका ओजोन परत अवशोषित करता है। एक चीज और याद रखना है कि बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि हड्डियों के संश्लेषण में विटामिन डी में कौन सा परावैंगनिक किरण आवश्यक होता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, मैं क्या कह रहा हूं कि विटामिन डी के संश्लेषण में हड्डियों में कौन सा परावैंगनिक किरण आवश्यक है। विटामिन डी के संश्लेषण में, एकदम याद रखना भाई, संश्लेषण में किसमें, तो आपको ठीक है हड्डियों में याद रखना, या त्वचा में कहिए, हड्डियों या त्वचा में ठीक है, आपको पता होगा कि कौन सा परावैंगनिक किरण, तो UVB आवश्यक है ना, त्वचा में UVB आवश्यक है। और ये UVB मैंने क्या कहा कि ज्यादा अगर आप इसके प्रभाव में रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो भाई मेरे आपका जो है ना ठीक है रोग उत्पन्न हो जाता है और आपका त्वचा जल जाता है। अगर पूछेगा कि त्वचा बर्न यानी स्किन बर्न किसकी वजह से हो रहा है, तो UVB के कारण होता है, परावैंगनिक किरण की वजह से होता है। और कौन सा परावैंगनिक किरण, तो UVB के कारण। अब देखिए UVC ये बड़ा डेंजरस होता है और इसे पूर्णतः आपका ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। और मैंने क्या कहा कि अधिकतम जो UVC है और UVB है उसको आपका ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। पृथ्वी पर केवल UVA आता है। तो बोलिए कि सर UVA का क्या काम होता है, तो भाई मेरे UVA जो है ना ये बड़ा आवश्यक है ना। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि UVA परावैंगनिक किरण A जो है इसका क्या काम होता है, तो यह जो है यह आपके वायुमंडल में, यह वायुमंडल में, एकदम ध्यान में रखना है, वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में आपको क्या होता है भाई मेरे, एटमॉस्फेयर है
है ना, एटमॉस्फेयर में आपको जितना भी जीवाणु कीटाणु विषाणु है सबको यह निष्क्रिय कर देता है। तो यूवीए यह वायुमंडल में क्या बच्चे, मैंने कहा सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म ठीक है जीवों, है ना, जीवों में कौन कौन आएगा, तो आपको वायरस भी आ सकता है, आपको बैक्टीरिया भी आ सकता है, और भी बहुत सारे ठीक है आ सकते हैं बच्चे, है ना। तो सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देता है, ठीक है, आपको इनएक्टिव कर देगा, निष्क्रिय कर देता है। इसीलिए ये बड़ा आवश्यक है, इसको आना ही चाहिए हमारे वायुमंडल में। अगर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो पराबैंगनी किरण ए बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं भाई मेरे, ये पृथ्वी पर पूर्णतः आ जाता है। अब देखिए मैंने क्या कहा आपको, मैंने क्या कहा कि देखिए देखने में कितना मदद करता है, तो 400 से 780 नैनोमीटर। तो अब देखिए बीच में कौन कौन आता है, तो 100 से 400 ये नहीं होगा, है ना भाई क्यों, क्योंकि 100 से 400 याद रखना है कि 100 से 400 अगर हम बात करेंगे तो 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में आपको पराबैंगनी किरण आता है, ध्यान में रखना है। 400 से 700 ये देखिए 400 से 700 आ जाएगा, है ना, 700 आ जाएगा, यही आपको दृश्य प्रकाश होगा। 740 से, है ना, 740 से या 780 कर दीजिए इसको, 780 से आपको ठीक है ये देखिए 10,000 नैनोमीटर ये अवरक्त किरण आता है, IR रेज आ जाएगा, ये याद रखना भाई मेरे, है ना, IR रेज आ जाएगा। तो अगर पूछेगा कि इन किरणों में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो याद रखना भाई मेरे अवरक्त किरण का होता है। और ये क्या करता है, तो माध्यम में गर्मी उत्पन्न करता है, ध्यान में रखना है, माध्यम में क्या करेगा, तो माध्यम में गर्मी उत्पन्न करने का काम करेगा, है ना, गर्मी उत्पन्न करता है, यानी इट प्रोड्यूसेस हीट इनटू द एटमॉस्फेयर, उत्पन्न करता है। तो ये बातें याद रखनी है भाई मेरे, और आपको ठीक है एकदम महत्वपूर्ण है, और बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछता है। तो आंसर मैंने बता दिया है ऑलरेडी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। देखिए अच्छा प्रश्न है, मुख्य बिंदु पर स्थित रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑलवेज लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। अच्छी बात है, हम देखते हैं इस प्रश्न को। ये देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, किसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो ठीक है ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर, और ये देखिए ये आपका क्या है, फोकस है भाई, है ना। ये क्या है, तो ये है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इसको F1 इसको R1 मान लीजिए, इधर मान लेते हैं F2 और इसको मान लेते हैं R2, यानी आपको लेंस में 2 फोकस दूरी और 2 वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये शायद आपको पता होगा अच्छे तरीके से। अब प्रश्न पर आते हैं भाई मेरे, ध्यान देना है। अब कह रहा है अपवर्तन बिंदु, है ना, अपवर्तन बिंदु, चला प्रकाश की किरण आपतित हुई, ये देखिए ये इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, है ना, आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए आपतन बिंदु यहां से चला, ये दूसरे माध्यम में आ गया, और ये देखिए यहां से क्या हुआ, फिर ये अपवर्तित हो गया, फिर ये अपवर्तित हो गया। भाई मेरे इसको बोले अपवर्तन बिंदु, ध्यान में रखना, अपवर्तन बिंदु कह रहे हैं, अपवर्तन बिंदु कह रहे हैं, है ना। ये अनंत से आ रही प्रकाश की किरण, तो इसको फोकस पर लेके जाएंगे। चलिए लेके चले गए हम लोग कहां पर, तो इसको फोकस पर लेके जा रहे हैं, ध्यान में रखना भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर क्वेश्चन पूछता है। चलिए तो समानांतर प्रकाश की किरण जब आपको उत्तल लेंस या अवतल दर्पण पर पड़ेगा तो परावर्तित या अपवर्तित होने के बाद कहां से गुजरता है, तो फोकस से गुजरता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपतन बिंदु है, अपवर्तन बिंदु होगा, ये देखिए, है ना। तो कौन आपको प्रधान अक्ष पर होता है, तो प्रधान अक्ष पर होगा R1, प्रधान अक्ष पर होगा F1, प्रधान अक्ष पर होगा O, प्रधान अक्ष पर होगा F2, प्रधान अक्ष पर होगा R2। क्या जी, ठीक है, आपको क्या आपतन बिंदु इस पर होता है, नहीं, लेंस पर होता है ना। तो अपवर्तन बिंदु लेंस पर होगा, ध्यान में रखिएगा, लेंस पर होगा, ठीक है, लेंस पर होता है ना, लेंस पर आपतित होगा। प्रकाशिक केंद्र ये एकदम आपको ऑप्टिकल सेंटर जो है ये क्या होगा, प्रधान अक्ष पर ही स्थित होगा। आपतन बिंदु ये भी नहीं होगा भाई मेरे, ये भी लेंस के सतह पर होता है, ध्यान में रखना है, लेंस के सतह पर, लेंस के सतह पर ये भी होगा और ये भी होगा, लेंस के सतह पर, लेंस के सतह पर होगा, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है। और ठीक है थोड़ा सा अगर इसमें देखेंगे तो ये सब प्रश्न बउआ वाला प्रश्न है भाई, है ना, तो एकदम ये सब बन ही जाना चाहिए आपसे। तो केवल आपको क्या होगा, 2 आपका सही है, बाकी सब क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। तो ध्यान में रखना भाई मेरे कि लेंस में कितने बिंदु होते हैं, कितने फोकस दूरी होते हैं, तो 2 फोकस दूरी होते हैं, याद रखना है। लेंस में कितने वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, तो 2 वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, ध्यान में ये भी रखनी है। लेंस का याद रखिएगा, लेंस का फोकस दूरी 1/v बराबर 1/v - 1/u होता है। तो ये सब आपको पता होगा अच्छे तरीके से। चलिए अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, ज्यादा इस पे समय नहीं बिताते हैं। यहां देखिए, ये देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है भाई मेरे, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। और क्या कह रहा है इस प्रश्न में,
बहुत मस्त प्रश्न है भाई। क्या कह रहा है, ये देखिए 500 केजी द्रव्यमान के एक ट्रक को 25 मीटर पर सेकेंड से 35 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित किया जाता है। कोई बात नहीं है, एक ट्रक ऑफ मास 500 केजी। मैंने क्या कहा है कि जैसे ही प्रश्न है वही लिख दीजिए द्रव्यमान, और यहां देखिए ये u है ना, और ये देखिए v हो गया। अब क्या लगेगा, काइनेटिक एनर्जी। तुरंत मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तुरंत मेरे दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, क्या कि किया गया कार्य। याद रखना बच्चे, इसको बोलते कार्य ऊर्जा प्रमेय। एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क और एनर्जी ये है थ्योरम। थ्योरम के अनुसार क्या होता है। तो भाई मेरे जैसे ये प्रश्न आप देखिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड है, तो आपको याद रखना चाहिए कार्य बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कार्य बराबर क्या होता है, तो भाई गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। देखिए कितना मस्त सवाल है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, है ना। तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो क्या हुआ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो ये देखिए 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर आ गया। तो 1/2 m को बाहर निकाल लेते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, तो देख लीजिए, करके देख लेते हैं, है ना। 1/2 m, m का मान कितना है 5000 केजी। चलिए अच्छी बात है। गुना क्या होगा, तो ये देखिए v 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। हाँ, मैं क्या करता हूं इस तरह के सवाल में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर मैं तोड़ देता हूं। तोड़ दीजिए, 1/2 इंटू 5000 इंटू क्या हुआ देखिए, ठीक है, 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो 35 प्लस 25 और क्या हो जाएगा, और भाई मेरे 35 माइनस 25 तो 10 आ गया, ये 60 आ गया। अब देखिए दोनों को गुना कर देते हैं तो 30 आ गया। तो ये आ गया 1/2 गुना 5000 गुना कितना, तो भाई मेरे 60 इंटू 10, है ना, 60 गुना 10। अब देखिए ये क्या करेंगे, तो 2 तीसा ही 60, कोई बात नहीं है, 5 तिया 15। देख लीजिए क्या आ गया, 15 गुना क्या, तो 1 2 3 4 और 5, 5 शून्य आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई मेरे, इसको इधर खिसका लेते हैं। 1.5 गुना 10⁶, और 10 पावर 6 को क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगा कहते हैं, ध्यान में रखना है। तो 1.5 इंटू क्या हुआ, तो 10⁶ को मैंने कह दिया मेगा, है ना। और चूंकि ये ऊर्जा है या कार्य है तो उसका मात्रक होता है जूल, तो 1.5 मेगा जूल। देखिए कहां पर आंसर है, तो 1.5 मेगा जूल। क्वेश्चन में कह रहा है कि मेगा जूल में आप आंसर निकालिए। मेगा का मतलब क्या हुआ भाई मेरे, तो मेगा का मतलब हुआ 1 मेगा बराबर 10⁶ होता है। तो आसान सवाल है, कुछ है नहीं, केवल कैलकुलेशन करना है। और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। चल अगले सवाल पर देखते हैं। देखिए कितना मस्त सवाल है भाई। आप सभी बच्चे जानते हैं कि यदि लंबवत बल 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक, और मेरी बात समझिएगा, इफ द परपेंडिकुलर फोर्स इज डबल देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, ये म्यू है, और बच्चे गांठ बांध करके रखना है, इसको बोलते घर्षण गुणांक। मेरी बात एकदम गांठ बांध लीजिए और लिख लीजिए, कभी भूलिएगा नहीं। घर्षण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। फिजिक्स में एक बार कंसेप्ट होता है और जिंदगी भर वही चलता है। क्या कह रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। याद रखना है कि यह केवल, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, यह केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर कांच है तो कांच के लिए घर्षण गुणांक अलग होगा। अगर रोड, ठीक है, रोड का कंक्रीट है तो उसके लिए घर्षण गुणांक का मान अलग होगा। अगर लकड़ी है तो लकड़ी के लिए घर्षण गुणांक का मान अलग होगा। यह केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। एकदम नोट डाउन कर लेना भाई मेरे, निर्भर करता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन, याद रखना है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ओनली डिपेंड्स ऑन, है ना, नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। याद रखना, नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, है ना, एकदम याद रखना भाई मेरे, याद, ठीक है, ध्यान रखना है, बस याद नहीं रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये केवल प्रकृति पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर। और देखिए, और एक और मस्त बातें मैं बता रहा हूं, जो भी वो उसको भी ध्यान में आपको रखना है। क्या याद रखना है कि यह, ध्यान में रखना है, यह आपको, ठीक है, यह अभिलंब बल से, एकदम ध्यान में रखना है, यह अभिलंब बल से स्वतंत्र रहता है। यह अभिलंब बल, अभिलंब बल मतलब नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब बल
ठीक है। अभिलंब बल मतलब नॉर्मल रिएक्शन से स्वतंत्र रहता है, नॉर्मल रिएक्शन से स्वतंत्र रहता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन से स्वतंत्र रहता है। अब झंझट ही नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन से क्या होता है, स्वतंत्र रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। देख लीजिए भाई मेरे, है ना, ये इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है, डिपेंड करेगा ही नहीं उस पर, डिपेंड करेगा ही नहीं, किस पर, तो अभिलंब बल पर, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अब लंबवत बल को 2 गुना कर दीजिए, 8 गुना कर दीजिए, 100 गुना कर दीजिए, ठीक है, 74 गुना कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, ये हमेशा क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। जो बात मैं बता रहा हूं उसको एकदम, ठीक है, ब्रह्म की लकड़ी मान करके याद कर लेना है भाई मेरे, ध्यान में रखना है, कभी नहीं डिपेंड करेगा। और म्यू बराबर क्या होता है, तो अभी इस चक्कर में मत रहना कि एफ बटा आर होता है ना सर, है ना, एफ बटा आर होता है और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ऐसे भी देखेगा ना, तो एफ जितना बढ़ाएगा आर उतना ही बढ़ेगा, ठीक है, एफ जितना घटाएगा आर उतना ही घटेगा। इसीलिए म्यू क्या होता है, तो स्वतंत्र रहता है, ध्यान में रखना है, स्वतंत्र रहता है, कितनों आर कितनों एफ बढ़ा दें, म्यू हमेशा क्या होगा, स्वतंत्र रहता, डिपेंडे नहीं करेगा भाई मेरे, है ना। तो याद रखना, अपरिवर्तित रहता, अनचेंज रहता है, क्योंकि यह सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई मेरे, ये देखिए क्या मस्त प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू 1, पॉइजन्स रेशियो कहां बता रहे हैं भाई, है ना, कहां कौन कौन दुनिया में चला गया पॉइजन्स रेशियो में। पॉइजन्स रेशियो में मत जाना है भाई मेरे, आपको जो मैं बता रहा हूं उतने पर ध्यान देना, यकीन मान सफलता के परचम को लहरा देगा। केवल जितनी बातें बता रहे हैं उतनी ही बात पर ध्यान देना है। चलिए फिजिक्स में एक ही बात होता है, एक ही बार आया, क्या, ये देखिए, अब कहीं भी रहेगा आपको याद रखना है, क्या रखना है, सर ने बता दिया है कि घर्षण गुणांक कभी भी किस पर निर्भर कर नहीं करेगा, अभिलंब बल पर निर्भर नहीं करेगा, या केवल निर्भर करेगा सतह की प्रकृति पर। अब कितनों क्वेश्चन कैसे घुमा दे, आपको यही ध्यान में रखना है। अब इस प्रश्न को देखिए, क्या मस्त प्रश्न है, कहा एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा आई प्रवाहित होनी है, चलिए अच्छी बात है ना, एक स्रोत में भी का विभवांतर बनाए रखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। करा ऊर्जा कितना होगा भाई मेरे, ऊर्जा निकालना है, क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोस थ्रू ए रेसिस्टर, है ना, रेसिस्टर से कर रहा है, तो आपको निकाला पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है और आपको निकाला एनर्जी। बच्चे एनर्जी क्या होता है याद रखना है, इसको भी देखिए, एकदम ध्यान रखना भाई मेरे, विद्युत ऊर्जा, ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो ज्यादा रिसर्च करता है उसका रिजल्ट में प्रॉब्लम हो जाता है भाई, इसीलिए जितनी बातें बताते हैं उतना ही ध्यान रखिए और यकीन मानिए सफलता के परचम को लहरा के आएगा। ये देखिए विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो भाई ये आवेश होता है, आवेश, है ना, आवेश, आवेश मतलब क्यू, है ना, गुना आपको विभवांतर, याद रखना है, विभवांतर, विभवांतर होता है, ध्यान में रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर होगा, विभवांतर होता है, या आप कह सकते हैं इसको वी कर लीजिए, यानी आप कह सकते हैं चार्ज इंटू पीडी, चार्ज इंटू पीडी, ये देखिए यही बात है, बस कुछ है ही नहीं भाई। तो क्यू कर लीजिए, इंटू भी कर लीजिए भाई, आपको क्यू बराबर आप कर सकते हैं, आई टी एकदम कर सकते हैं। सर आपको आवेश के प्रवाह की दर को सर क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं, इसीलिए कूलम्ब पर सेकंड हो गया सर, इसीलिए एम्पियर हो गया, यानी विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। सर आपने कह दिया, कोई बात नहीं, VIT हो जाएगा सर, ये VIT आपका आंसर हो जाएगा, तो एकदम याद रखिएगा आंसर क्या होगा, VIT। लेकिन आपको ये बेसिक फॉर्मूला एकदम अगर जान रहे होंगे तो कोई बात नहीं, नहीं जान रहे होंगे तो इसको नोट डाउन कर लेना भाई मेरे, है ना, याद रखिएगा, कभी ये बदलेगा नहीं, विद्युत ऊर्जा बराबर आवेश गुना विभवांतर, है ना, एकदम समझ में आना है। रेसिस्टर दिया है, देने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, जो आपको दिया हुआ उसके आधार पर आपने इसमें क्या कर लिया, रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया, क्योंकि VIT दिया हुआ है ना, VIT, ये देखिए तीनों चीज देवे किया है। चल बेटा अगला देखते हैं, कह 4 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक में कि कुंडली में 1 मिली एम्पियर, ये देखिए भाई ये क्या दिया हुआ है, 1 मिली एम्पियर है, तो जैसे ही मिली दे, याद रखना 10⁻³ होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³। और देखिए क्या कह रहा है कि प्रेरित होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF, तो आपको याद रखना है, अब क्या याद रखना है यहां पर, एक बार इंग्लिश देख लेते हैं फिर देखते हैं EMF क्या है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये EMF निकालना भाई, इंड्यूस्ड हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, तो आपको याद रखिएगा EMF है क्या, तो EMF जनरली आपको एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, याद रखना है कि यह
विभवांतर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है बच्चे, या विभवांतर ही होता है लेकिन विभवांतर ही होता है, लेकिन यह हमेशा विभवांतर ही है, लेकिन डिफरेंस है दोनों में, विभवांतर और इसमें डिफरेंस है, लेकिन यह, ठीक है, आपको बंद परिपथ में होता है। ध्यान में रखना है, बंद परिपथ में होता है, बंद परिपथ में होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बंद परिपथ में होगा, यानी क्लोज्ड सर्किट में होगा। मैंने क्या कहा बच्चे, एकदम याद रखना है, क्या मैंने कहा कि इट इज ऑल्सो ए पीडी, ठीक है, बट द पीडी इज इन क्लोज सर्किट, ये हमेशा क्लोज सर्किट में होगा भाई, है ना। कैसे, तो ये देखिए, ये एक चालक तार है ना, ये कुंडली है, कुंडली के आगे पीछे एक चुंबक को गति कराए तो अपने आप इसमें क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ना। ये हमेशा क्लोज सर्किट में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ईएमएफ है क्या, या ऐसे भी कह सकते हैं भाई, ये देखिए ये क्या है, तो ये एक सेल है ना, तो एक सेल के ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है, तो यहां से एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव, मतलब एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को एनोड से कैथोड की ओर ले जाने में जितना वर्कडन करना पड़ेगा, उसी वर्कडन को आप ईएमएफ कहते हैं। केवल इसमें लगा दिया इंड्यूस, तो ये क्या हो गया, ये कुंडली के कंडीशन में हो गया, ये आपको हो गया आपका इंड्यूस्ड हो गया बच्चे, ये केवल कुंडली में चुंबक को आगे पीछे करा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कहा क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है, ये आपने ईएमएफ समझ लिया, ईएमएफ और पीडी में डिफरेंस हो गया। पीडी जो है वो आपको किसी भी सर्किट में हो सकता है, लेकिन ईएमएफ ऑलवेज क्लोज सर्किट में ही होगा, एकदम ध्यान में रखना भाई। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 4 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक की कुंडली में इतना, ठीक है, धारा प्रवाहित हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कह रहा है ईएमएफ निकालने के लिए, तो अब वही आइए आप विभवांतर निकालिए, क्या होता है। तो भाई आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि V बराबर होता IR, क्या होता IR, देखिए मैंने क्या कहा, पोटेंशियल होता है ना, तो V बराबर IR होता है, या आपको ईएमएफ को E से डिनोट करते हैं, तो E बराबर क्या हुआ IR। तो I का मान कितना है भाई मेरे, 1 मिली एम्पियर है, तो 1 गुना 10⁻³ और ये देखिए R का मान कितना है, तो 4 ही है, 4, तो 4 × 10⁻³ आपको क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, याद रखना है, ये वोल्ट हो जाएगा, क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। और कैसे निकालेंगे, तो ये निकाल लेंगे, 4 × 10⁻³ निकाले भाई, और 4 इसको 10⁻³ को फिर कर दीजिए मिली, है ना, मिली क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा, यानी 4 मिली वोल्ट हो गया, 4 मिली वोल्ट हो गया। तो आंसर तो ए नंबर ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 2 बातें यहां से आप सीखे और इसको एकदम ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना बच्चे, याद रखना है, बार बार आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। फिजिक्स थोड़ी भरा रहता है भाई, सबका परिमाण बराबर होता है ना। यहां पर एक भी क्वेश्चन ना तो ज्यादा है ना तो कम है, डेली उतना ही रहता है। अब देखिए, ठीक है, आप फिजिक्स बोल रहे हैं, मैं अब अभी सेट में गिना दूंगा कि 13 से 14 आपको क्या है कि ये है बायोलॉजी है, कैसे बोल रहे हैं, सबका परिमाण बराबर होता है, जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं है कि पैटर्न से बाहर है। ये देखिए, ये देखिए, इस प्रश्न का आंसर 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सीमांत वेग, याद रखना है, सीमांत वेग है ना, सीमांत वेग क्या होता है, क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी कह रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी कह रहा है। इस प्रश्न को अच्छे से सीखिए, है ना, और तब जाके आंसर मारेंगे। आंसर मारने के लिए हम एक बार में मार लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वेग अगर सीमांत हो तो स्थिर वेग होगा, याद रखना, स्थिर वेग होगा। देखिए कैसे हम सवाल को मार लेते हैं, सीमांत वेग मतलब स्थिर वेग, स्थिर वेग का मतलब हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। और आपको पता है कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या होता है, तो भाई मेरे 0 होता है ना, तो ये 0 आ जाएगा। एक तो ये मैंने बना दिया, लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं, आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा और मैं सिखा दूंगा, कुछ है ही नहीं। कंसेप्ट देखिए क्या कह रहा है भाई, आप सभी बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है, क्या पढ़ाया है कि पैराशूट जब नीचे गिरता है तो किस वेग से नीचे गिरेगा, तो याद रखना सीमांत वेग से नीचे गिरेगा। वर्षा की बूंदें जब नीचे गिरेगा तो किस वेग से नीचे गिरेगा, तो सीमांत वेग से नीचे गिरेगा, है ना, ये भी मैंने कहा है। फिर मैंने आपको बताया है बच्चे कि यदि आपको किसी श्यान द्रव में किसी,
ठीक है, धातु के गोले को डालेंगे तो वह गोला भी आपको कैसे नीचे गमन करेगा, तो सीमांत वेग से गमन करेगा। अब सीमांत वेग क्या है, तो यदि किसी द्रव में, ध्यान देना है, यदि किसी द्रव में किसी वस्तु को डालते हैं, ध्यान में रखना भाई मेरे, यदि किसी द्रव में किसी वस्तु को डालते हैं तो नीचे की ओर आपको भार काम करेगा। मान लेते हैं कि इस वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, तो नीचे की ओर भार काम किया, कोई बात नहीं। ऊपर की ओर ये द्रव क्या किया, ऊपर की ओर क्या लगाएगा, तो ये बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के बताता हूं, उत्प्लावन बल लगाएगा। और ठीक है, जब द्रव श्यान हो, एकदम याद रखना है भाई, क्या याद रखना है कि द्रव श्यान हो, द्रव कैसा हो, तो द्रव श्यान हो, द्रव श्यान हो। श्यान मतलब क्या हुआ, लिक्विड विस्कस हो, लिक्विड विस्कस हो, याद रखिएगा, लिक्विड अगर विस्कस हो तब क्या होगा, ठीक है। तो ये द्रव भी ऊपर की ओर एक बल लगाएगा, याद रखना, ये द्रव भी एक ऊपर की ओर बल लगाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं, तो विस्कस ड्रैग कहते हैं, याद रखना है, विस्कस ड्रैग कहते हैं, या आप कह सकते हैं श्यान बल लगाता है, श्यान बल लगाता है। कहां की ओर, ऊपर की तरफ। अब देख भाई मेरे, ऊपर की तरफ कितना बल लगा, तो ऊपर की तरफ 2 बल लगा। मान लेते हैं विस्कस ड्रैग को FD मान लेते हैं, है ना, ऊपर की तरफ 2 बल लगा। नीचे की तरफ क्या लगा, mg, तो देखिए mg है ना, बराबर आपको यहां पर F है ना, FB मान लेते हैं, इसको उत्प्लावन बल को FB मान लेते हैं, FB है ना। अब प्लस क्या होगा, FD। भाई मेरे, ये भार हो गया वस्तु का, भार वस्तु का, और ये क्या हुआ, वस्तु का, और ये क्या हुआ, तो ये उत्प्लावन बल है। एकदम मस्त याद रखना है भाई, उत्प्लावन बल है। सवाल का आंसर निकाल चुके हैं हम लोग, अब निकाल रहे हैं यहां पर क्या, कि कितना बल लगता है। तो ये देखिए FD, ये क्या हुआ, श्यान बल लगा, है ना, श्यान बल लगा। अब दोनों को उस साइड लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, दिस इंप्लाई आपको mg माइनस FB अब प्लस क्या FD, है ना, बराबर क्या 0, याद रखिएगा। आपको ये क्या हुआ, नेट बल, याद रखना है कि जब किसी श्यान द्रव में वस्तु को डालते हैं तो नेट बल का मान 0 होता है, याद रखना है। जब किसी श्यान द्रव में वस्तु को डालते हैं तो नेट बल का मान क्या होगा, 0 होता है। और वस्तु एक नियत वेग या स्थिर वेग धारण करता है, जिसे सीमांत वेग कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूं भाई मेरे, याद रखना है। जब, याद रखिएगा, जब किसी वस्तु को, याद रखना भाई, जब किसी वस्तु को श्यान द्रव, है ना, याद रखना है, श्यान द्रव विस्कस लिक्विड में डालते हैं, विस्कस लिक्विड में डालते हैं, लिक्विड में डालते हैं, ध्यान में रखिएगा, लिक्विड में, ठीक है, डालते हैं, तो याद रखना भाई मेरे, डालते हैं तो ठीक है, नेट बल, ठीक है, नेट बल किस पर, वस्तु पर, F नेट है ना, बराबर 0। तो वस्तु नीचे की ओर, किधर की ओर, नीचे की ओर, है ना, एक नियत वेग से गमन करता है, नियत वेग से गमन करता है, वेग से गमन करता है, एकदम ध्यान में रखना, गमन करता है। इसे सीमांत वेग कहते हैं भाई मेरे, इसे सीमांत वेग कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं, एकदम ध्यान में रखना है, कुछ है ही नहीं, और आपको याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है, सीमांत वेग कहते हैं। अब देखिए, याद रखिएगा, सीमांत वेग के कंडीशन में क्या हुआ भाई, नेट बल का मान, याद रखना है, नेट बल का मान 0, नेट बल का मान क्या, 0, और वस्तु का वेग क्या, स्थिर वेग, और त्वरण का मान क्या होगा, जैसे स्थिर वेग होगा तो त्वरण का मान 0, क्योंकि बल का मान भी 0 है, इसीलिए त्वरण का मान 0 होगा। जी से कोई लेना देना नहीं है ना, याद रखना है बच्चा मेरे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए कितना मस्त सवाल है। अब देखिए, ये भी सवाल बड़ा मस्त है, कैसे करेंगे इसको भी, है ना। बनाने के लिए तो तुरंत बना लेंगे। आप सभी बच्चों को पता होगा कि समान द्रव्यमान के 2 पिंड h ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराई जाती है ना। जी के तरफ जी की वजह से प्रियंका भास्कर जी, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है बेटा, क्यों नहीं आ रहा है इस प्रश्न में, सवाल समझ में। सीमांत वेग को मैंने क्या कहा, स्थिर वेग,
और जब स्थिर वेग होगा, स्थिर वेग का मतलब क्या हुआ, हर जगह वेग का मान क्या होगा, बराबर। मान लीजिए v बराबर u हो गया, त्वरण ये बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, है ना। तो आपको पता है कि जब वेग का मान समान होगा तो त्वरण का मान क्या होगा, 0 हो जाए। क्या दिक्कत है? हाँ, आप चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना भाई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पैराशूट किस वेग से नीचे की ओर गिरता है, तो सीमांत वेग से। ये भी मैंने बताया, उदाहरण पूछता है एग्जाम में, ठीक है। जल की बूंद किस वेग से नीचे की ओर गिरेगा, तो सीमांत वेग से, है ना। और पानी में अगर किसी वस्तु को आप डालते हैं तो वह नीचे की ओर किस वेग से आएगा, तो सीमांत वेग से। कितना मस्त कंसेप्ट है भाई, है ना। और मैंने क्या कहा कि नेट अगर आप समान वेग से गिरेगा तो आप बोलते हैं अगर आपको नेट बल का मान 0 होगा तो वस्तु सीमांत वेग से नीचे की ओर आएगा। इसे ही आपको सीमांत वेग कहते हैं। ध्यान में रखना भाई, कुछ है नहीं। ये देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। कह रहा है कि दो पिंड h ऊंचाई से, प्रियंका पुष्कर जी जरा देखिए मेरी बात को, समझिए अच्छे से। एक वस्तु है, इसको मान लीजिए गिराया गया, है ना, और एक और वस्तु को गिराया गया। इसके गिराने के t समय के बाद इस वस्तु को गिराया गया। तो मान लीजिए कि इस वस्तु को अगर t1 समय में गिराया गया था, इसको गिरने में समय लगा t, है ना, t1 लगा, तो इसको कितना समय लगेगा, तो ध्यान में रखिएगा, ये चलेगा कितना, तो t1 प्लस क्या t। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। मान लेते हैं, कह रहा क्वेश्चन में कि समान द्रव्यमान के दो पिंड h ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराई जाती है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक समय में गिराई जाती है, एक के बाद एक गिराया जाता है ना। तो मान लेते हैं कि इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो t1 समय लगा। इस दूसरे वस्तु का समय कितना है, t1 समय लगा h ऊंचाई तक पहुंचने में। और इसको t समय पहले गिराया गया था, तो कुल समय ये कितना टाइम लगेगा, तो ये h ऊंचाई गिरने में इसको कितना लगेगा, तो भाई मेरे ये देखिए, ये t1 प्लस t समय में नीचे गिरा, कोई बात नहीं। तो आपको पता है कि h बराबर क्या होता है, याद रखना भाई, ut प्लस क्या, हाफ gt स्क्वायर, कोई बात नहीं है। h जो है प्रोपोर्शनल हुआ किसके, तो बच्चे ये ठीक है, आपको मान लीजिए महत्तम ऊंचाई से गिराते हैं तो u का मान क्या हुआ, 0 है, तो u का मान 0 मान लेते हैं। तो h क्या हुआ, तो h बराबर हो गया, ध्यान में रखिएगा, h बराबर हो गया क्या, तो हाफ gt स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या बात हो रहा है कि h समानुपाती t स्क्वायर, है ना। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, ठीक है, दूरी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ध्यान में रखना भाई मेरे, क्या कह रहे हैं हम कि h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यहां से फॉर्मूला निकालिए प्रियंका जी, है ना, या जो भी बच्चे लाइव हैं, h प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, टी स्क्वायर। तो समय अगर बढ़ेगा तो दूरी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि समान द्रव्यमान के दो पिंड h ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराई जाती है, कोई बात नहीं, उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल क्या होगा, तो जितना ज्यादा समय बढ़ेगा उतना ही ज्यादा दूरी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा, है ना। ध्यान में रखिएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सवाल में, याद रखना भाई। क्योंकि ठीक है, अगर किसी वस्तु को ऊंचाई से आप गिरा रहे हैं तो याद रखना द्रव्यमान से वो स्वतंत्र रहता है। द्रव्यमान से क्या हुआ, स्वतंत्र रहता है, वो केवल निर्भर करता किस पर, समय के वर्ग पर निर्भर करता है। ध्यान में रखना, ये भी कंसेप्ट पूछता है कि क्या द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो नहीं, किस पर निर्भर करेगा, तो समय के वर्ग पर निर्भर करेगा। तो ये आसान सवाल है, आसानी से तुरंत मार दीजिएगा, बढ़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए, सरल आवर्त गति में, अब इस प्रश्न को कैसे डील करेंगे, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है भाई, और उसको ध्यान में आपको रखना ही चाहिए। ये रेगुलर वे में क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए, ये क्या है, तो ये एक पेंडुलम है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा जी मेरी बात पर। इसको बोलते हैं माध्य स्थिति, ये कई बार मैंने डिस्कस किया है आप बच्चों से। इसको बोलते हैं माध्य स्थिति, या इसको बोल दीजिए मीन पोजीशन, है ना। कौन सा पोजीशन, मीन पोजीशन कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहां से चला और यहां पर आया, इसको बोलते हैं माध्य स्थिति, एक्सट्रीम पोजीशन। और अगर एक बार ठीक से जान लीजिएगा तो कभी आपको इस प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। माध्य स्थिति, है ना, ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। ज्यादा तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। चलिए, अच्छी बात है। यहां देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से चला, कहां चला, यहां से यहां चला, है ना। एक बार गया माध्य से महत्तम गया,
माध्य से, ये इसको बोलते हैं महत्तम स्थिति, ना कि माध्य स्थिति, इसको बोलते हैं महत्तम स्थिति भाई। माध्य से गया महत्तम, माध्य से महत्तम स्थिति गया, माध्य से गया महत्तम, अब पुनः माध्य से कहाँ आया, तो महत्तम से माध्य आ गया, और फिर चला इधर, इधर गया माध्य से गया महत्तम, और पुनः महत्तम से क्या आ गया, माध्य आ गया। इस पूरे प्रक्रिया को एक दोलन कहते हैं। याद रखना भाई, क्या कह रहे हैं, एक दोलन का मतलब क्या हुआ, एक दोलन का मतलब हुआ, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, एक दोलन का मतलब हुआ, ठीक है, कहां से गया, माध्य से गया महत्तम, है ना, फिर कहां से आया, तो बच्चे महत्तम से आया माध्य, एक तरफ इसी तरह से घटना करेगा, फिर दूसरी तरफ इसी से करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को एक दोलन कहते हैं, ध्यान में रखना है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेगा तो इसको एक दोलन कहेंगे। यानी वैन, ठीक है, आपको बॉडी मूव्स फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम टू मीन ऑफ वन साइड एंड देन अनदर साइड। तो इस पूरी प्रक्रिया को, होल प्रोसेस इज टू बी नोन एज वन ऑसिलेशन, इसको वन ऑसिलेशन कहते हैं, है ना। एक बार समझ जाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई मेरे, अब पहले से समझा भी होगा बहुत बच्चा, लेकिन मेरे तरह से समझिए क्या मैं कह रहा हूं, है ना। अब देखिए, यानी दो पोजीशन आपको इंपॉर्टेंट है, एक है मीन पोजीशन और दूसरा है एक्सट्रीम पोजीशन। याद रखना भाई मेरे, मीन पोजीशन में, याद रखिएगा, मीन पोजीशन में आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो, मैक्सिमम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट या एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, महत्तम होता है। मीन पोजीशन में आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी आपको मैक्सिमम, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। मीन पोजीशन में आपको, ठीक है, याद रखना है कि एक्सेलरेशन जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा। याद रखिएगा इस सबको। और आते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो यहां आपको याद रखना है आपका जीरो होगा, और यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा। फिर आते हैं भाई, ठीक है, ये मीन हो गया, आपको मीन पोजीशन एक और लीजिए। यहां पर जो है आपको याद रखिए वेलोसिटी, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैक्सिमम, और यहां पर वेलोसिटी का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो याद रखिए बच्चे, यहां से चला, जैसे वेलोसिटी हुआ यहां से चला, तो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कहां मैक्सिमम, तो माध्य स्थिति में, बाकी सब जीरो, ठीक है। महत्तम स्थिति में आपको वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी आपको क्या होगा, जीरो होगा, बाकी सारा मैक्सिमम होगा। तो ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा ध्यान देते रहना भाई, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, यहां पर फोर्स का भी मान आप लीजिए जीरो, और यहां फोर्स का मान क्या, तो मैक्सिमम, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपके मीन पोजीशन में केवल दो चीज मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, बाकी सब क्या होगा, जीरो होगा। और यहां पर क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी और आपको वेलोसिटी का केवल जीरो होता है, बाकी सब मैक्सिमम होगा, है ना। अब देखिए, अब प्रश्न पर आइए। देखिए, इस तरह के प्रश्न को एकदम तुरंत आप डील कर लीजिएगा। कह रहा सरल आवर्त गति में गतिशील कण का त्वरण माध्य स्थिति में, बच्चे मीन पोजीशन, मैंने क्या कहा कि केवल मीन पोजीशन में दो ही चीज आपको मैक्सिमम होगा, कौन कौन, तो भाई मेरे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, यही मैक्सिमम, बाकी सब जीरो होता है। तो चूंकि मीन पोजीशन में पूछ रहा है, तो आपको पता है कि एक्सेलेरेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल एट द मीन पोजीशन, तो आपको क्या हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन एट द मीन पोजीशन क्या होगा, तो न्यूनतम या शून्य हो जाएगा। तो ठीक है, मेरे तरीके से ध्यान में रखिए, यकीन मानिए सफलता के परचम को लहराएंगे हम लोग मिलकर के, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये देखिए, कह रहा अप्रत्याशित संघट्ट, भाई मेरे दो वस्तु टकरा जाता है, याद रखना है, दो वस्तुएं टकराती हैं, है ना, टकरा गया, फिजिकली कांटेक्ट में आ गया, टकराती हैं, ठीक है। टू बॉडीज कोलाइड्स, कभी भूलिएगा नहीं, एकदम याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा, टू बॉडीज कोलाइड्स, जैसे ही कोलाइड्स करेगा तो यही क्या कहलाएगा, कोलिजन, कोलिजन कहलाएगा। याद रखना है, संघट्ट कहलाएगा। और ये दो प्रकार का, याद रखना भाई, इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ या इलास्टिक, प्रत्यास्थ या इलास्टिक, है ना, इलास्टिक कहते हैं। क्या होता है, तो इसमें कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, बस दो चीज ध्यान में रखना है कि आपका मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, संरक्षित। बोले कि सर ये संरक्षित का मतलब क्या हुआ, तो भाई संरक्षित का मतलब बस इतना ही है, ये बॉडी चला, ये मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है और इसका वेलोसिटी क्या है, u1 है, और ये बॉडी है दूसरा m2 है और इसका वेलोसिटी क्या है, तो बच्चे u2 है, दोनों कोलाइड कर गया, है ना।
एक बॉडी फिर क्या हुआ, v1 वेलोसिटी से और दूसरा v2 वेलोसिटी से बाहर जा रहा है बच्चे, है ना। तो टकराने से पहले का कुल मोमेंटम m1 प्लस u1 प्लस m2 प्लस u2, और टकराने के बाद कुल मोमेंटम की क्या होगा, अगर बराबर हो तो ये क्या होगा, कंजर्व्ड बोलते हैं इसको, है ना, ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस क्या 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस क्या 1/2 m1 m2 v2 स्क्वायर। यानी टकराने से पहले कुल मोमेंटम टकराने के बाद के कुल मोमेंटम के बराबर हो जाए तो इसको मोमेंटम कंजर्वेशन, और आपको टकराने से पहले का कुल काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद के कुल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा तो इसको बोलते हैं, याद रखना है, इसको बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, और इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। कुछ नहीं है भाई मेरे, है ना, ध्यान में रखिएगा। मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मोमेंटम संरक्षित रहता है या कंजर्व्ड रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। तो ऐसे संघट्ट को या ऐसे टकराने को प्रत्यास्थ संघट्ट या इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब देखिए दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए बहुत मस्त है भाई, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है भाई मेरे, तो यहां पर क्या हुआ, इसको बोलते अप्रत्यास्थ। केबल और केबल मोमेंटम कंजर्व रहता है, याद रखना मोमेंटम P बराबर कंजर्व्ड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। तो ऐसा संघट या ऐसा टकराव जिसमें, ठीक है, दोनों चीज संरक्षित हो, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, उसको बोलते हैं इलास्टिक, और जिसमें नहीं हो उसको बोलते हैं इनइलास्टिक। केवल यहां पर संवेग संरक्षित रहेगा, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा भाई मेरे। अप्रत्यास्थ संघट या इनइलास्टिक कोलिजन के विषय में बात कर रहे हैं, तो याद रखना है आपको। मैं बार बार आप सभी बच्चों को बता रहा हूं कि देखिए कंसेप्ट नहीं पकड़िएगा ना तो बहुत दिक्कत होगी। अब बोले कि सर ठीक है थोड़ा सा एग्जांपल बता दीजिए ना, ठीक है, तो गैसों के अणुओं का टकराना, है ना, गैस के अणु आपस में टकराते हैं, वो प्रत्यास्थ संघट्ट है, ठीक है बच्चे। क्वार्ट्ज की दो गेंदें आपस में टकराती हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट है ना। वहीं पर दो कार आपस में टकरा गया, एक कार एक ट्रक टकरा गया, दो मनुष्य आपस में टकरा गया, तो इस प्रकार का कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन होता है। बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है, आगे हम लोग करेंगे डिस्कस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है और कई बार आप लोग जानते होंगे, है ना। मैंने क्या बताया है कि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित, चंद्रमा बच्चे चंद्रमा पर भार, याद रखना है, चंद्रमा पर भार क्या होता है, तो पृथ्वी पर भार के आपको 1/6 होता है, याद रखना। चंद्रमा पर भार वस्तु का पृथ्वी पर भार का 1/6 होता है ना। और द्रव्यमान चाहे चंद्रमा पर हो चाहे आपको कहां पर हो, पृथ्वी पर हो, हमेशा बराबर होगा। याद रहिए, इन्हें बताते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि भार W बराबर होता है M इंटू जी होता है ना, जी होता है। इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है द्रव्यमान और दूसरा होता है गुरुत्वीय त्वरण। बदलेगा कौन, तो हमेशा बदलेगा आपको भार बदलेगा, ठीक है, बदलेगा कौन, हमेशा भार बदलेगा। द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, नियत रहेगा। अगर वस्तु नियत है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है, एकदम सही है। मात्रा घट जाती है, ये देखिए मात्रा घट जाती है, गलत बात है। मात्रा काहे घटेगी, मात्रा मतलब द्रव्यमान, है ना। तो कह रहा है वॉल्यूम, ये देखिए इंग्लिश वाला भी गड़बड़ किया है ना। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ये सही है भाई मेरे, ये सही है। मात्रा गड़बड़ है, ये वॉल्यूम नहीं होगा, ये क्या होगा, मास होगा, है ना, या क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी भी कह सकते हैं। बोलिए कि सर क्वांटिटी कैसे कह दिए, तो बच्चे मास का क्या होता है डिफिनेशन, मास या द्रव्यमान क्या होता है, तो वस्तु में पदार्थ की मात्रा, याद रखना वस्तु में पदार्थ की मात्रा, है ना, इसीलिए कह दिए वस्तु में पदार्थ की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय द बॉडी, वस्तु में पदार्थ की मात्रा को आप द्रव्यमान कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्स बाय द बॉडी, इसीलिए हमने क्वांटिटी कह दिया कि ये मास हो सकता है ना। तो ध्यान में रखिएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड होगा, कुछ नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। घड़ी की सेकेंड वाली सुई, अच्छी बात है भाई, ये देखिए घड़ी का सेकेंड्स हैंड, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सर क्या करेंगे इसमें, है ना, कैसे निकालेंगे भाई, तो कुछ नहीं है भाई। ये देखिए ये घड़ी है, मूव कर रहा है, सेकेंड का सुई है, तो 1 सेकेंड की सुई कितना समय में चक्कर लगाएगा, 1 चक्कर भाई मेरे, है ना। तो 1 चक्कर लगाएगा, याद रखना है यहाँ ओमेगा यानी यही कोणीय चाल है। ये देखिए अगर यहाँ वेग रहता तो 0 हो जाता, लेकिन चाल की बात कर रहा है, स्पीड की, कोणीय चाल की स्पीड की बात कर रहा है, एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है, एंगुलर स्पीड की,
है ना, एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर अगर एंगुलर वेलोसिटी होता, ठीक है, तब क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बाय टी, याद रखना है, इसको बोलते हैं एंगुलर, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो ये देखिए भाई, ये कितना एंगल बनाएगा, तो ये बनाएगा 2 पाई, और ठीक है, ये तो आपको जो सेकेंड की सुई है, इसको एक चक्कर लगाने में 60 सेकेंड लगता ही होगा, 60 सेकेंड, तो 60 कर दीजिए भाई, 2 तिसा ही 60, यानी चाल हो गया पाई बटे 30 रेडियन पर सेकेंड, है ना, रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। तो पाई बटे 30, ये देखिए, ये कर लेंगे, कुछ नहीं है भाई, बस क्या है कि खेल करना है हम लोगों को। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, कह रहा विरंजक चूर्ण। अब देखिए 13 क्वेश्चन हुआ फिजिक्स का, एक बच्चा बता रहा था कि सर ज्यादा फिजिक्स का होता, नहीं बच्चे, 13 क्वेश्चन फिजिक्स का है। अब देखिए केमिस्ट्री आ रही है, यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, कह रहा विरंजक चूर्ण। तो बच्चे जैसे विरंजक चूर्ण आए तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। और आपको याद रखना ये कैसे बनता है, तो भाई मेरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये देखिए इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, आपको पता होगा स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, है ना। और बड़ा मजा आएगा यदि इसको लाइम वाटर कह देंगे, आजकल नींबू पानी भी कह देता है इसको गूगल ट्रांसलेट करके, लाइम वाटर, या चूना जल कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, यही अपना काम है, चूना जल कह दीजिए। और इसको आपको अभिक्रिया करा दीजिए, किससे, तो क्लोरीन से अभिक्रिया करा दीजिए, किससे अभिक्रिया करा दीजिए, क्लोरीन से। तो जब ये अपघटित होगा, ध्यान में रखिएगा, तो इसमें नहीं टूटेगा, किसमें टूटेगा भाई, जब ये अपघटित होगा, ये वाला जब अपघटित होगा तो टूटेगा कैल्शियम क्लोराइड में, है ना, CaCl2 में, याद रखना है, अपघटित होने पर, ध्यान में रखिएगा बच्चे, विरंजक चूर्ण अपघटित होने पर, अपघटित मतलब डिकम्पोज होने पर, अपघटित होने पर किसमें टूट गया, होने पर, तो ये कैल्शियम क्लोराइड में टूट गया, है ना। और ये क्या होता है, तो अघुलनशील होता है, याद रखना है, ये इनसॉल्युबल होगा। तो आपका जो कैल्शियम, ठीक है, आपको जो विरंजक चूर्ण होता है वह याद रखना है कि इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, याद रखना बच्चे, इनसॉल्युबल होता है कौन, आपका विरंजक चूर्ण। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम क्लोराइड, है ना, आपको बना लेता है ना। तो जल में क्या होगा, अधिक विलय होता है, ये गड़बड़ हो गया, है ना, क्योंकि 5 ऑप्शन का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, एकदम सही, लाइटली क्या होता है, पीले रंग का होता है, ऑक्सीकारक है, एकदम अच्छी बात है बच्चे, ये OCl- देता है, जो प्रबल ऑक्सीकारक है, याद रखना है कि आपका जो, ठीक है, आपका जो विरंजक चूर्ण है यह OCl-, याद रखना, ये आयन देता है, जिसकी वजह से यह क्या होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, आपको प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। अब मेरे से आप पूछ सकते हैं कि सर ये विरंजक चूर्ण को थोड़ा सा और बताइए ना, तो हाँ बच्चे बताएंगे ना, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना। और याद रखना है कि यह आपको हेसन क्लेवर, याद रखना भाई मेरे, बराबर हम बताते रहते हैं, हेसन क्लेवर विधि द्वारा बनाया जाता है। प्रयोगशाला में बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि यह लेबोरेटरी में कैसे बनता है, तो यह हेसन क्लेवर विधि द्वारा, हेसन क्लेवर विधि द्वारा बनाया जाता है, विधि द्वारा निर्मित होता है, विधि द्वारा निर्मित होता है, बहुत अच्छी बात है, द्वारा निर्मित होता है, यानी इट इज फॉर्म्ड बाय, क्या बच्चे, हेसन क्लेवर प्रोसेस द्वारा निर्मित होता है। एक बात हो गया। दूसरा बात क्या हुआ बच्चे, एक चीज और याद रखना है कि यह, ठीक है, यह जल का शुद्धिकरण करता है, यानी जल का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है, शुद्धिकरण करता है। तो जितना भी कीटाणु होगा सबको मार देता है, शुद्धिकरण करता है। जनरली आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो स्विमिंग पूल है उसको भी सफाई हम इसी से करते हैं, पीने वाले जल का शुद्धिकरण इसी से करते हैं। और क्यों ऐसा है, तो जल का शुद्धिकरण क्यों इससे किया जाता है, कीटनाशक, कीटाणुनाशक के रूप में ये काम करता है। क्यों भाई, तो कीटाणुनाशक के रूप में इसीलिए काम करता है कि यह क्या है, तो हाईली ऑक्सीडाइजर है। बराबर ये क्वेश्चन पूछता है कि क्यों कीटाणुनाशक की भांति यह व्यवहार करता है, तो भाई ये हाईली ऑक्सीडाइजर है, जिसकी वजह से ऐसा काम करेगा, है ना। देखिए कितना मस्त सवाल हो गया। अब इस पर आते हैं, दूध को निम्न विधि से, देखिए भाई ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूध को निम्न विधि से 1 रुपया होमोनाइज करते हैं, है ना। होमोनाइज का मतलब क्या होता भाई, होमोनाइज का मतलब क्या होता, होमोनाइज्ड, याद रखना, होमोनाइज्ड का मतलब क्या हुआ, तो होमोनाइज्ड का मतलब बच्चे मेरे क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, होमोनाइज्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि दूध में वसा के कणों को, याद रखा बच्चे, दूध में
वसा के कणों को, है ना, वसा के कणों को क्या करना, छोटे छोटे कणों में तोड़ना, छोटे छोटे कणों में तोड़ना। बहुत अच्छी बात है ना, तोड़ना। दिस प्रोसेस इज टू बी नोन एज ह्यूमनाइजेशन। और आपने अगर देखा होगा तो बच्चे अमूल का दूध आता है ह्यूमनाइज्ड मिल्क, यानी हर जगह कहीं से भी वसा उठाएंगे ना, कहीं से भी दूध उठाएंगे ना, तो हर जगह वसा का जो कण होगा एक समान होगा, एक जैसे कण होंगे, बड़ा कण आपको वसा का नहीं मिलेगा। अब प्रश्न पर आते हैं भाई, यहां देखिए प्रश्न पर आते हैं, कह रहा दूध को ह्यूमनाइज्ड किस विधि द्वारा करते हैं, इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। काहे मिलाएंगे भाई, सोडियम कार्बोनेट, याद रखना Na2CO3, ये इसका व्यवहार क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो हम दूध को फटने से बचाने के लिए कर सकते हैं, आपको सोडियम कार्बोनेट मिला सकते हैं, लेकिन ठीक है वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे, इसकी वसा हटा दी जाती है। बच्चे वसा को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, स्कीमेराइज्ड, याद रखना एस्केमिजाइज्ड करते हैं, मिजाइज्ड करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें आप क्या करते हैं कि दूध से वसा को पूर्णतः हटा देते हैं, उसे हम एस्केमाइज्ड, है ना, एस्केमाइज्ड कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये कहते हैं, ना कि आपको होमोजेनाइज्ड कहते हैं। अब देखिए इसमें इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से, देखिए इसका पहला पार्ट जो है ये गलत है। सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा आप क्या करते हैं, ध्यान में रखिए बच्चे, वसा से मक्खन को बाहर निकालते हैं। ध्यान में रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम वसा से दूध से मक्खन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पार्ट देखिए, इसके वसा के कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, ये गलत हो गया बच्चे। ठीक, आपको याद होगा होमोजेनाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, होमोजेनाइज्ड करने के लिए होमोजेनाइजर का यूज करते हैं। होमोजेनाइजर मशीन आता है, होमोजेनाइजर मशीन आता है, उसका प्रयोग करते हैं, ना कि सेंट्रीफ्यूगेशन का करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब हुआ कि केंद्र से बाहर तो वसा के कणों को बाहर निकालना, है ना, ये काम नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो गया, है ना। बहुत सारे किताब में ये आंसर दे देता है, आपको नहीं मारना है, आपको मारना उपयुक्त में से कोई नहीं रहता। डी ऑप्शन का क्वेश्चन रहता तब हम सोचते कि इसका आधा पार्ट तो सही है भाई, है ना, लेकिन आधा पार्ट गलत है। लेकिन चूंकि ई ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको ई के साथ जाना चाहिए, है ना बच्चे, एकदम याद रखना है। देखिए कितना मस्त प्रश्न है, और बराबर आपको ये क्वेश्चन पूछता है। गलत है, चलिए बात तो सही है, बात सही ही बोलते हैं, ठीक है। कौन, प्रवीण कुमार यादव जी, हम सही बात बोलते हैं, हम गलत बात नहीं बोलते। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड, ये देखिए बड़ा अच्छा चीज है बच्चे, SO2, और आपको पता होनी चाहिए अम्लीय प्रकृति का होता है। ध्यान में रखना भाई, ये अम्लीय होता है, अम्लीय है। चलिए अब देखिए फ्लोराइड प्रदूषण, चलिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन रिक्तता, ये है क्या कह रहा है कि फ्लोराइड प्रदूषण से दांत, याद रखना है कि दांत का फ्लोरोसिस एक प्रक्रिया है जिसके कारण दांत का क्षरण होने लगता है ना। चलिए 2 और 3 दिसंबर 1984 के रात में भोपाल गैस कांड हुआ था। ध्यान में रखिए भाई मेरे, भोपाल गैस कांड हुआ था। और जहां क्या था, जहां एक जो है, ठीक है, ये देखिए भोपाल गैस त्रासदी है ना, आपको याद रखना मिक मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, ये देखिए CS3 और आइसोसाइनेट NC, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट ये निकला था। और जो कब बच्चे, तो 2 के रात्रि में, सुबह में 3 दिसंबर, याद रखना है 1984 को निकला था। ये भोपाल गैस त्रासदी, याद रखना मिक की वजह से हुआ था, यूनियन कार्बाइड संस्था के यहां से निकला था। अब देखिए तो सल्फर डाइऑक्साइड दांत, ये गलत हो गया, मिलान सही नहीं है। फ्लोराइड भोपाल गैस त्रासदी, ये भी गलत है। ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर, एकदम सही है, क्योंकि आपको पता है कि यदि ओजोन आ जाएगा ज्यादा मात्रा में तो UVB पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में आ जाएगा और यह चर्म कैंसर, याद रखना स्किन कैंसर प्रोड्यूस करेगा, चर्म कैंसर उत्पन्न करता है। तो बड़ा मस्त सवाल है, बराबर पूछेगा भाई, तो एकदम ध्यान में रखिएगा। केवल आपको सी ही हमको लगता है थोड़ा बहुत सही है ना, तो याद रखना है चर्म कैंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा है कि उभय अपघटन, देखिए सवाल को एकदम खूब अच्छे से आप एग्जाम हॉल में भी जाइएगा ना, देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कह रहा उभय अपघटन, है ना, बाय, ठीक है, कंपोजिशन, है ना, बाय देखिए अपघटन को कंपोजिशन कर दिया, ठीक है। क्या करेंगे इंग्लिश वाले को, जो इंग्लिश किया है इसका ट्रांसलेशन, उसको हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई तो मत करो, इसको क्या होगा, डीकंपोजिशन होना चाहिए था, ठीक है। याद रखना बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहा है। तो जैसे उभय अपघटन अभिक्रिया की बात करेगा तो आयन, याद रखना बच्चे, इसे ही
इसे इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है ना, अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी इसमें अपघटित होकर, ठीक है, कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इट इज ऑल्सो टू बी नोन एज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई मेरे, 2NaCl आपस में मिलकर के एक कंपाउंड बना रहा है, कंपोजिशन रिएक्शन है, यानी ये क्या है, तो ये है, याद रखना, योगज अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन है ना, योगज अभिक्रिया है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन इसको कह सकते हैं, है ना, या कंपोजिशन रिएक्शन भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बेरियम क्लोराइड में, इसमें दो भाग में तोड़ दीजिए, Ba2+ और इसको देखिए 2Cl- में, और यहां पर क्या हुआ, इसको भी दो भाग में तोड़ दीजिए, 2Ag+ और ये हो गया NO3, ठीक है, 2 NO3- आ गया, 2 कर लीजिए यहां पर। तो बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि आपस में अभिक्रिया करके ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा BaNO3 हॉल 2 और 2AgCl, यही दो बार आयनों का यहां पर विस्थापन हो रहा है, इसीलिए डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलिए, या आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलिए, या आप इसको क्या कर सकते हैं, तो कभी कभी हम जो है ना, ज्यादातर जितने भी आपको कहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो यही अभिक्रिया होता है, ध्यान में रखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होगा इसी तरह का अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, Fe और CuSO4 को, तो ये Fe ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, और कॉपर को इसने हटा दिया और अपने आप सॉल्ट बना लिया, और ये इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखना है, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका B नंबर। तो आसान सवाल है, केवल अभिक्रिया के बारे में पता होनी चाहिए, तो आप सवाल तुरंत बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूपराइट का सूत्र क्या होता है, अच्छा प्रश्न है, फंसाता है इस तरह का सवाल आपको, अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री पे पकड़ नहीं है। ये देखिए कॉपर है, कॉपर की परमाणु संख्या 29 है ना, कॉपर जो है याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब बोले कि सर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दीजिए ना, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम बताते हैं तो याद रखना है आपको क्या करना है, आपको ऑब्बो पहले लिख देना है, 1s 2s 2p 3s, है ना। अब देखिए 3p, अब देखिए भाई मेरे 4s और 3d, अब देखिए क्या करेंगे, 2 2 4 6 10 2 12, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2, एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, एस में 2, पी में 6। अब देखिए यहां पर क्या होगा, डी में 9, तो जैसे ही 9 आएगा ये धड़ाक से इससे एक खींच लेगा, यहां 10 आ जाएगा, याद रखना है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कॉपर का, 4s1 3d10, है ना, क्योंकि डी में 9 आया तो ये तुरंत एस से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के S1 हो गया और D10 हो गया। चलिए याद रखना है भाई, अयस्क की बात करें, ओर्स की बात करें, इसका 3 ओर भाई मेरे एकदम, ठीक है, ये याद रख लेना है, और मैं पढ़ाता भी हूं रेगुलर। तो Cu2O इसको बोलते हैं क्यूपराइट, क्यूपराइट याद रखिएगा, क्यूपराइट कहते हैं, है ना, Cu2O। दूसरा चेल्कोपायराइट, CuFeS2 इसको बोलते हैं चेल्कोपायराइट, याद रखना है, चेल्कोपायराइट, चेल्कोपायराइट कहते हैं, पायराइट कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पायराइट कहते हैं। फिर आ जाइए, ठीक है, मेलेकाइट, मेलेकाइट इसको CuCO3 इंटू CuOH2, इसको बोलते हैं मेलेकाइट, मेलेकाइट कहते हैं, मेलेकाइट कहते हैं। ये 3 अयस्क का आपको एकदम नोट डाउन कर लेना चाहिए और याद भी रख लेना चाहिए, ये पूछता है एग्जाम में। अब क्या बात कर रहे हैं, कॉपर जो है पहले तो मैंने बता दिया डी ब्लॉक एलिमेंट है, और यह क्या है भाई मेरे, तो यह फर्स्ट B वर्ग का तत्व है, फर्स्ट B वर्ग, या आप कह सकते हैं 11वें वर्ग का तत्व है, 11वें वर्ग का तत्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तत्व है। और क्या है, तो यह मुद्रा धातु है, ये भी ध्यान में रखिएगा, यह मुद्रा धातु है। और भी एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, बराबर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कॉइनेज मेटल है भाई मेरे। और एक और चीज आपको याद रखना चाहिए जो बराबर एग्जाम में पूछता है, कि यह जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, धातु होने के बाद भी यह डायमैग्नेटिक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आंसर क्या होगा, ये Cu2S नहीं होगा, कॉपर ग्लांस है, ये हो गया कॉपर चेल्कोपायराइट हो गया, ये हो देखिए मेलेकाइट हो गया, इसमें से कोई नहीं, तो याद रखना E नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्यूपराइट मैंने पहले ही बता दिया Cu2O है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई, कारण निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह एक फर्स्ट ए के समान। अच्छा फर्स्ट ए में क्या होगा, तो आप सभी बच्चों को पहले से ही पता है, फर्स्ट ए में क्षार धातु होते हैं, क्षार धातु, इसको क्या बोलते हैं भाई मेरे, तो क्षार धातु या अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स होता है।
कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये क्या होता है, अति क्रियाशील, अति क्रियाशील, याद रखना भाई मेरे, बहुत बहुत क्रियाशील होता है, अति क्रियाशील धातु होता है ना, धातु है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है। और इसमें क्या आता है, सबसे पहले लिथियम, ठीक है, बहुत मजबूत धातु है। और मजबूत कहने के साथ ये भी है, कह रहा हूं मैं कि ये क्या क्रियाशील है, और इवन आपको किरोसिन के ऊपर भी डांस करने लगता है। किरोसिन में इसको नहीं रखते हैं, इसको मोम में रखते हैं, मोम में रखते हैं, ध्यान में रखिएगा, मोम में रखते हैं। किरोसिन में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि क्या लिथियम को किरोसिन में रखते हैं, तो नहीं, ठीक है, लिथियम। उसके बाद क्या आ गया, सोडियम, है ना, सोडियम। उसके बाद क्या आ गया, तो पोटेशियम, है ना। ये दोनों को बहुत मुलायम होता है और बहुत क्रियाशील होता है, और जल आते ही, ठीक है, दोनों खूंखार बन जाता है। इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि यह जलने लगता है। कहता है कि कौन धातु, ठीक है, आपको जल के संपर्क में आते ही जलने लगता है, तो सोडियम, है ना। तो इसको रखते हैं किस में, तो किरोसिन में, ध्यान में रखिएगा, किरोसिन में रखते हैं, किरोसिन में रखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण भाई मेरे, किरोसिन में रखते हैं, बहुत बहुत मजेदार है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद क्या, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उसके बाद फ्रांसीसियम आ जाइए। ये जो धातु है ना भाई मेरे, ये इसको बोलते हैं क्या, तो ठीक है, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक धातु, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, है ना, सर्वाधिक क्या, तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक धातु कहा जाता है, विद्युत धनात्मक तत्व कहा जाता है, विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं, एकदम याद रखिएगा, तत्व कहते हैं किसको, तो आपके जो है, ठीक है, आपका सीजियम को। तो ये याद रखना है बच्चे। यहां से आंसर हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कह रहा फर्स्ट ए ग्रुप में क्षार धातु का वर्ग है, पहला वर्ग है, शुरुए होता है कोई भी आवर्त किससे, तो बच्चे ये क्षार धातु से ही शुरू होगा, तो आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है, आपका सी नंबर। कोई बात नहीं, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा मैग्नीशियम, ये देखें मैग्नीशियम 12 mg है ना, इससे क्या हुआ, तो इससे एक बीटा रेज निकल रहा है भाई। अल्फा निकलेगा तो बीटा निकलेगा तो गामा निकलेगा, तो क्या होगा, ये देखिए परमाणु संख्या है और ये द्रव्यमान संख्या है। परमाणु संख्या को ए द्वारा, जेड द्वारा डिनोट करते हैं और द्रव्यमान संख्या को ए द्वारा। तो परमाणु संख्या 2 अंक घट जाता है, द्रव्यमान संख्या 4 अंक घट जाता है। बीटा में क्या होगा, परमाणु संख्या 1 अंक बढ़ जाता है, द्रव्यमान संख्या अप्रभावित रहता है। गामा में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों अप्रभावित रहता है। तो 12 मैग्नीशियम है, 24 है ना, 24 है। तो अब क्या करेंगे भाई, इससे एक बीटा बोल रहा है निकालने के लिए, तो जैसे बीटा निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 क्या है, एल्युमिनियम है, और 24 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चे 13 एल्युमिनियम 24, देखिए कहां पर है, ये नंबर में। तो याद रखना है कि कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ से जब अल्फा निकलेगा तो परमाणु संख्या 2 अंक घटेगा, द्रव्यमान संख्या 4 अंक घटेगा। बीटा निकलेगा तो परमाणु संख्या 1 अंक बढ़ जाएगा, आपको द्रव्यमान संख्या अप्रभावित रहेगी। गामा निकलने पर, ठीक है, दोनों अप्रभावित रहेगा, परमाणु संख्या भी और द्रव्यमान संख्या भी। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, रखने वाला चीज है भाई। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा पाई बंधन और, ठीक है, आपको सिग्मा बंधन में बंधन से क्या, तो आपको पता होनी चाहिए बच्चे, पाई बंधन का मतलब क्या है। पाई बंधन का मतलब है पाई बॉन्ड, है ना, और सिग्मा बंधन का मतलब है सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा बंधन का मतलब है सिग्मा बॉन्ड। कोई बात नहीं। अब देखिए कैसे बनेगा, तो ये बनेगा साइड ओवरलैपिंग से, यानी आपको साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं साइड ओवरलैपिंग, तो जनरली पी ऑर्बिटल, है ना, ये देखिए पी ऑर्बिटल, जनरली पी ऑर्बिटल क्या करेगा, ये साइड ओवरलैपिंग करता है भाई, साइड ओवरलैपिंग करता है। कौन ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल। या आपको डी ऑर्बिटल क्या करेगा, साइड ओवरलैपिंग करेगा। तो पाई बंधन कैसे बनता है, तो साइड ओवरलैपिंग से, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पार्श्व अति व्यापन से, ओवरलैपिंग से, साइड ओवरलैपिंग से बनता है। बहुत अच्छा सवाल है, ओवरलैपिंग से बनता है। और अगर ये अभी पढ़ लीजिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। और ये क्या होता है, तो भाई मेरे ये एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है, याद रखना, एक्सिस पर, ये देखिए ऐसे ओवरलैपिंग हुआ, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग। ये देखिए ये पी ऑर्बिटल है ना, तो ये एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होगा, ध्यान में रखना है, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होता है। तो ये अक्षीय अधिरोपण से होता है, ये पार्श्व अधिरोपण से, इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व अधिरोपण से होता है। ये होता है अक्षीय अधिरोपण से, एकदम ध्यान में रखना है, अक्षीय अधिरोपण से ये बनता है। कौन, तो आपको, ठीक है, सिग्मा बंध अधिरोपण से बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा, एक चीज और याद रखना है भाई, क्या याद रखना है कि जैसे ही साइड से होगा तो कमजोर होगा, याद रखना है, कमजोर, है ना, कमजोर। आइए क्या होगा, तो बच्चे अस्थाई, है ना, अस्थाई। और ये क्या होगा, तो याद रखना है कि पाई बंधन जो है यह पी और डी ऑर्बिटल से केवल बनेगा, पी डी ऑर्बिटल से बनेगा।
ऑर्बिटल से बनता है ना, याद रखना है। p और d ऑर्बिटल में कौन सा बंधन बनता है, तो पाई बंधन बनेगा। और सब में बनेगा, सब में सिग्मा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। सब जितना भी बंधन है सब में आपको सिग्मा बंध रहेगा ही रहेगा। और याद रखना है कि पाई बंधन, बिना सिग्मा बंधन के पाई बंधन का निर्माण नहीं होता है। याद रखना भाई मेरे, मैं क्या बता रहा हूं, बिना सिग्मा के पाई का निर्माण नहीं होता है। एकदम याद रखना, बिना सिग्मा बंध के, है ना, सिग्मा बंध के पाई का निर्माण नहीं होता, पाई बंध नहीं बनता है। एकदम क्लियर रखिएगा भाई मेरे, पाई बंध नहीं, बंधन नहीं बनता है। कैसे बोलेगे सर, इसको प्रूव कर दीजिए ना, हाँ कर देंगे ना। याद रखना है, सिंगल बॉन्ड है केवल सिग्मा बंध, है ना। डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई, देखिए जैसे ही पाया तो सिग्मा रहबे करेगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा पाई पाई आया ना, तो बिना सिग्मा के बनेगा ही नहीं बनेगा, याद रखना है। तो आइए क्वेश्चन पे, पाई बंधन सिग्मा बंधन से, पाई बंधन सिग्मा बंधन से ज्यादा अस्थाई नहीं भैया, कम अस्थाई होता है ना। तो ध्यान में रखिएगा, कम अस्थाई होगा। साइड ओवरलैपिंग से कौन बनेगा, पाई बंधन, ठीक है। अक्षीय अधिरोपण से कौन बनेगा, यानी ठीक है आपको एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन बनेगा, तो पाई बंधन बनता है। तो आसान है सवाल, ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन होता है। अच्छा प्रश्न है भाई, भास्मिक ऑक्साइड कौन होता है, जरा इसको देखिए भाई मेरे। ये देखिए, ये हम बना रहे हैं क्या, तो ये पीरियड, क्या है, पीरियड है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको, ये तीसरा पीरियड है सोडियम, ये थर्ड पीरियड है भाई, थर्ड का एग्जाम्पल हम लेके बताते हैं आपको। थर्ड पीरियड है, सोडियम आ गया, फिर क्या आ गया, मैग्नीशियम, फिर क्या आ गया, एल्युमिनियम। ये देखिए बड़ा मस्त है, ये आ गया, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद क्या होगा भाई मेरे, तो ये आर्गन आ गया। बड़ा मस्त चीज है, देखिए जरा मेरी बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना। ये देखिए, ये दोनों आपको क्या करता है, तो भाई मेरे बेसिक ऑक्साइड बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। बेसिक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, एकदम याद रखना है, क्षारीय ऑक्साइड। जो जितना, ठीक है, क्या होगा, बाएं होगा उतना ही क्षारीय होगा, ठीक है। याद रखना, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं बच्चे, क्षारीय ऑक्साइड। मैंने क्या कहा, जो जितना बाएं वो उतना ही क्षारीय, जो जितना दाएं वो उतना ही अम्लीय, है ना। तो ये देखिए, ये क्या बनाया, उभयधर्मी, एम्फोटेरिक, यानी क्षारीय अम्लीय दोनों व्यवहार करेगा। उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। ध्यान में रखना, बीच में आ गया बैरियर, ठीक है। ये एसिड ऑक्साइड और बेसिक दोनों के जैसा व्यवहार करेगा। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये क्या होगा, तो भाई ये सभी होगा अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। एसिडिक ऑक्साइड होगा, जो जितना दाएं, और ये तो बनाएगा ही नहीं क्योंकि यह अक्रिय है ना। तो ध्यान में रखिएगा, जो जितना दाएं होगा वो उतना ही क्षारीय होगा, केवल अक्रिय गैस को छोड़ करके। जो जितना बाएं होगा, ठीक है, वो उतना ही क्षारीय, जो जितना दाएं होगा वो उतना ही अम्लीय होगा। तो कौन इसमें है सबसे बाएं, तो पोटेशियम ऑक्साइड है, K2 सबसे क्षारीय होगा। ध्यान में रखना है। SO2 ये क्या होता है, तो बच्चे ये अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय, ठीक है। B2O3 क्योंकि आपको पता है कि बोरोन है ना, बोरोन और एल्युमिनियम ग्रुप में है, तो भाई ये क्या होगा, तो ये भी आपको हल्का अम्लीय होता है। क्या होता है, हल्का अम्लीय होगा। ध्यान में रखना है, एल्युमिनियम भले ही उभयधर्मी है लेकिन बेरियम ऑक्साइड जो है ये हल्का अम्लीय होता है। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं सर उभयधर्मी कौन कौन होता है, तो उभयधर्मी एकदम नोट डाउन कर लेना भाई मेरे, ये उभयधर्मी कौन कौन होता है, तो उभयधर्मी एकदम ध्यान में रखिएगा, उभयधर्मी होता है एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, फिर क्या आपको याद रखना है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, लेड के ऑक्साइड, टीन के ऑक्साइड, है ना, टीन के ऑक्साइड, या क्रोमियम, याद रखना है बच्चे, ये अपवाद है, क्रोमियम के ऑक्साइड क्या होगा, तो उभयधर्मी के ऑक्साइड, है ना। तो याद रखना है ये उभयधर्मी होता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना, याद रखना है इसको, ठीक है, तब जाकर के आपसे प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण है, तो अम्ल आपको पता है एसिड का मतलब क्या होता है, जैसे ही अम्ल है भाई मेरे, तो अम्ल के बारे में आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं एसिड क्या होता है, तो आपको पता है, हाँ, स्वाद खट्टा, स्वाद क्या होगा, खट्टा, टेस्ट इसका खट्टा होगा, सार होगा, खट्टा, क्या बोलते हैं, सार, SOUR, सार। चलिए अच्छी बात है। फिर क्या होगा, तो बच्चे याद रखना है कि ये जो है ठीक है, आपको जल में H+ आयन देता है, जल में H+ आयन, ये किसने कहा, तो आयन देता है, ये अर्हेनियस ने कहा था। किसने कहा था, अर्हेनियस ने। अर्हेनियस के अनुसार यह जल में H+ आयन देता है। फिर आ जाते हैं,
ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन, याद रखना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है लुईस के अनुसार, ग्रहण करता है किसके अनुसार, तो लुईस के अनुसार, यानी इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू लुईस। और ठीक है, प्रोटॉन त्यागता है, प्रोटॉन त्यागता है, प्रोटॉन त्यागता है किसके अनुसार, तो ब्रोंस्टन लोरी के अनुसार, ब्रोंस्टन लोरी के अनुसार, याद रखना ब्रोंस्टन लोरी के अनुसार यह क्या करता है, तो बच्चे प्रोटॉन त्यागता है। अब आते हैं प्रश्न पर, कह रहा है क्या, प्रश्न क्या कह रहा भाई, देखिए इधर मेरे तरफ देखिएगा, क्या कह रहे हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सही है, अम्ल का स्वाद कड़वा, ये कहां से आ गया, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, तो आंसर यही हो जाएगा। अम्ल और क्षार के साथ मिलकर, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, सही बात है। ये मान लीजिए अम्ल है और इसके साथ क्षारक मिला दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बना गया सोडियम क्लोराइड, ये लवण है और ये जल का निर्माण करेगा। तो ध्यान में रखना है, लवण और जल बनाता है, और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेरियम ऑक्स, ये देखिए बेरियम आयन है, तो बच्चे बेरियम है, बेरियम की परमाणु संख्या कितनी, 4, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, कितना हुआ, तो भाई ये हो जाएगा, आपको याद रखना है कि 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए इस पर बात करते हैं। मैग्नीशियम 12 होता है, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए सोडियम 11 है, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बच्चे ये 10 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो मैग्नीशियम और सोडियम आपस में क्या है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन पूछ रहा है बेरियम, बेरियम आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक, तो लिथियम का 3 होता है, 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया क्या, लिथियम के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। आसान प्रश्न है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे, बहुत बहुत आसान है। चलिए अपने में बात कीजिए, पढ़ाई मत कीजिए, क्या दिक्कत है, पढ़ के क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कणों की द्वैत प्रकृति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, है ना। देखिए कितना मस्त सवाल है और आप लोग बातों में लगे हुए हैं। यहां हाइजेनबर्ग जो है, याद रखिएगा, इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, अनिश्चितता, याद रखिएगा, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था किसने, हाइजेनबर्ग ने सिद्धांत दिया था, किसने भाई मेरे, तो ये दिया था हाइजेनबर्ग ने। क्या कहा था इन्होंने कहा था कि देखिए डेल्टा एक्स, यानी आपको इलेक्ट्रॉन का पोजीशन में अनसर्टेनिटी, और डेल्टा पी इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, आपको मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, ये हमेशा आपको ग्रेटर होगा या बराबर होगा h/4 पाई के, है ना, ध्यान में रखिएगा। इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किसने दिया, तो आपको दिया, ठीक है, हाइजेनबर्ग ने। डी ब्रॉगली ने क्या दिया, तो डी ब्रॉगली ने, याद रखिए बच्चे, इन्होंने कहा कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यह कण भी है, कण भी है, कण भी है, और आपको तरंग भी है, दोनों थ्योरी है बच्चे, तरंग भी है, ये इसने कहा, किसने, तो डी ब्रॉगली ने। और ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि कण होगा तो याद रखना है कि यह E = mc² का पालन करेगा, mc² का पालन करता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, पालन करता है। अगर यह क्या होगा, तो आपको तरंग होगा, तो यह E = hν, प्लांक्स थ्योरी है ना, E = hν का पालन करता है ना, पालन करता है, पालन करता है। और दोनों से आप निकाल के ले लीजिए, क्या बच्चे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर दिए तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, mc² = hν, और आपको पता है mc² बराबर हो जाएगा hc/λ, है ना, cc को काट दीजिए और ये हो जाएगा क्या, तो लैम्डा बराबर h/mc, और mc को बोलते हैं द्रव्यमान गुना वेग को बोलते हैं क्या, संवेग, तो h/p भी आप लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। तो कणों की द्वैत प्रकृति के बारे में, ठीक है, आपको ड्वेल नेचर के बारे में डी ब्रॉगली ने ही बताया था। और ब्रोंस्टन लोरी, है ना, इसने बताया था कि जो अम्ल जो होता है वह, याद रखना, प्रोटोन का त्याग करता है। ये किसने कहा था, तो लोरी ने कहा था, ध्यान में रखिए, प्रोटोन त्याग करता है, कौन, अम्ल, अभी तुरंत बताए थे, ब्रोंस्टन लोरी। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। परमाणु कक्षक क्या होता है, तो अच्छा प्रश्न है भाई, ऑर्बिटल के विषय में बात कर रहा है ना, याद रखना है। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बारे में किसने बताया, एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में किसने बताया, तो याद रखना बच्चे कि एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया, तो एटॉमिक ऑर्बिटल, याद रखना है, बराबर क्वेश्चन पूछता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया, का कंसेप्ट याद रखिएगा, कंसेप्ट किसने दिया, तो कंसेप्ट याद रखिए बच्चे, श्रोडिंगर ने दिया था, श्रोडिंगर ने दिया था, श्रोडिंगर ने दिया था, ध्यान में रखना भाई मेरे, श्रोडिंगर ने दिया था, किसका, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट सबसे पहले दिया था। इन्होंने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वह, ठीक है, क्या करता है, तो रोटेट करता है ना, ये याद रखना है। और
मैं एकदम आपको बता रहा हूं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है, थोड़ा सा दूसरा पेज लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, याद रखना बच्चे। एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या मैंने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये क्या है, तो ये त्रिविमीय क्षेत्र है, त्रिविमीय क्षेत्र, 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, क्षेत्र है, जहां जहां याद रखना है, जहां 99.9% इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना है, पाए जाने की संभावना है, ध्यान में रखना भाई मेरे, जाने की संभावना है। उस स्थान को आप क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, संभावना है। और याद रखना है कि ये देखिए आपको, ठीक है, ये तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल की बात अगर करेंगे, जैसे px है ना, py, जैसे क्या करेंगे pz, ये सब कहिए बच्चे, तो इसमें आपको क्या होता है, ये देखिए px py pz है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसने कहा, तो पहले क्लॉकवाइज भरेगा, फिर कैसे भरेगा, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज भरेगा। ये कहा था आपको किसने, तो भाई मेरे हुंड ने कहा था, हुंड ने कहा था। तो एटॉमिक ऑर्बिटल वह स्थान है, त्रिविमीय क्षेत्र है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, ठीक है, 99.9% होता है। तो वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उस क्षेत्र को आप क्या कहते हैं, तो भाई मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। और याद रखना, इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ ये क्या कहलाता है, तो सर्कुलर पाथ जो होता है, बाद में इसको एलिप्टिकल पाथ कहा गया, सर्कुलर पाथ कहा था बोर ने, याद रखना बच्चे, बोर ने कहा था। और इसको कहते हैं क्या, कक्षा, कक्षा यानी ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और बाद में इलिप्टिकल ऑर्बिट किसने कहा, तो याद रखिएगा समरफील्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वह आपको दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। किसने, तो समरफील्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जबकि आपको, ठीक है, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, जिसकी ऊर्जा और त्रिज्या नियत होती है। याद रखना, ऊर्जा और त्रिज्या क्या होगा, दोनों आपका नियत होगा, ध्यान में रखना भाई मेरे, त्रिज्या नियत होता है। ये कहा था किसने, तो बोर ने कहा था। तो ये सब बातें याद रखनी है भाई मेरे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा पीने वाले जल में एंटमीबा हिस्टोलिका। देखिए 13 क्वेश्चन था आपको फिजिक्स का, 13 क्वेश्चन आ गया आपको केमिस्ट्री का, और यहां से शुरू हो गया बायोलॉजी। जो बच्चे ने कहा कि सारा फिजिक्स रहता है, तो भाई मेरे आपको याद रखना चाहिए ये प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर, ठीक है, जो बातें कही जाती है वही बात पूरा भी किया जाता है, खास करके मेरे द्वारा। तो एकदम ध्यान में रखिए, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, यकीन मानिए सफलता के आयाम आप छुइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कह रहा है, एंट अमीबा हिस्टोलिका, है ना, कह रहा कि उपस्थिति निम्नलिखित में से किसका सूचक है। अच्छा, एंटोमीबा हिस्टोलिका मतलब क्या हुआ, ये प्रोटोजोआ है। ये क्वेश्चन मैंने कराया है पीछे आपको, प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटोजोआ है, अमीबियसिस होता है, याद रखना, अमीबियसिस रोग होता है, रोग होता है। और किसकी वजह से होता है, रोग होता है, और याद रखना रोग होता है, अमीबियसिस रोग होता है। इसकी वजह से कौन सा रोग होगा, तो अमीबियसिस होता है ना, एंटीमीबा हिस्टोलिका से। और याद रखना प्रदूषित जल से ये फैलता है, प्रदूषित जल से फैलता है ना, जल से फैलता है, ना कि आपको बैक्टीरिया प्रसार से। ये बैक्टीरिया प्रसार से नहीं होगा, प्रदूषित जल से फैलेगा। बैक्टीरिया प्रसार से क्या होता है भाई मेरे, तो इसके द्वारा याद रखना है कि आपको बैक्टीरिया प्रसार से कौन सा रोग होता है, तो ठीक है, तो यहाँ इकोली बैक्टीरिया, याद रखना इकोली, इकोली है ना, इकोली बैक्टीरिया से आपको क्या होता है, तरह तरह के रोग होते हैं। बैक्टीरिया प्रसार से, बैक्टीरिया से बहुत सारा रोग होगा, जैसे, ठीक है, जल अगर प्रदूषित हो गया और बैक्टीरिया प्रसार हो गया तो कोलेरा, कोलेरा, कोलेरा रोग भी इसी से होता है। किससे, तो बैक्टीरिया के प्रसार से। स्वच्छ जल से कोई रोग नहीं होता, ध्यान में रखना भाई मेरे। तो जैसे ही एंटमीबा हिस्टोलिका है तो आपको याद रखना ये प्रोटोजोआ है, अमीबियसिस रोग होता है, जो प्रदूषित जल के ज्यादा सेवन करने से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है। तो पहले सब शब्द को देखते हैं। हेमरेज, हेमरेज का मतलब क्या हुआ, तो ब्रेन में नस का फटना, ब्रेन या, ठीक है, ब्रेन या शरीर के किसी आंतरिक अंग में, शरीर के किसी आंतरिक अंग में, ध्यान में रखना भाई मेरे, किसी आंतरिक अंग में, आंतरिक अंग में, इंटरनल जो ऑर्गन है, इंटरनल जो अंग, आंतरिक अंग में किसका, तो धमनी या सिरा का फटना, धमनी या सिरा का फट जाना। इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि फट जाएगा, सिरा का फटना है ना बच्चे, हेमरेज कहलाएगा, फटना। ये क्या कहलाएगा, हेमरेज कहलाएगा, एकदम याद रखना है, ठीक है। यहां देखिए ये क्या है, हेमोफीलिया क्या है, तो रक्त के थक्का का नहीं जमना। ध्यान दीजिए, एकदम शब्द इंपॉर्टेंट है, रक्त के थक्का का नहीं जमना, रक्त के थक्का का नहीं जमना। बोले कि सर हेमरेज क्यों होता है, तो याद रखना है कि बीपी, बीपी,
बीपी के बढ़ने की वजह से, यानी अगर बीपी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ गई, तो आपको एक रोग हो जाएगा, ठीक है। अचानक देखिएगा कि सोए सोए है हेमरेज कर गया, मर गया, है ना, ब्रेन हेमरेज बोलता है, ब्रेन हेमरेज कर गया, नसें फट गया ब्रेन का, है ना, इतना ज़्यादा रक्त आंतरिक अंगों में इतना ज़्यादा रक्त भर गया कि वहाँ जम गया, रक्त गया काम से। तो रक्त का थक्का का नहीं जमना, याद रखना बच्चे। और मैंने बराबर आपको बताया है कि ये आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग क्या है भाई? तो आनुवांशिक रोग होता है कौन? तो आपको हेमोफीलिया। अब देखिए एपिटेक्सिस, ये क्या होता है? नाक से रुधिर का बहना, है ना, नाक से रुधिर का बहना, नाक से रुधिर का आना, नाक से रुधिर आना। ये जनरली क्या होता है? रुधिर का आना, रुधिर का आना। अगर आपके नाक में शुष्क वायु, याद रखिएगा, शुष्क वायु का, ठीक है, आपको नोज में प्रवेश होगा, तो आपका नाक क्या होगा? उससे, ठीक है, ब्लड निकलने लगेगा बच्चे। शुष्क वायु का नोज में प्रवेश की वजह से आपकी नाक से ब्लड जाने लगता है और आपको क्या हो जाता है? तो एपिटेक्सिस रोग हो जाता है। तो याद रखना है एपिटेक्सिस रोग क्या होगा? तो इसी के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्न में किस समूह के जीवों को डूबने से, अच्छा प्रश्न है ये, देखिए डायटम, ये क्या होता है? सूक्ष्म शैवाल होता है। याद रखना भाई मेरे, सूक्ष्म शैवाल होता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सूक्ष्म शैवाल है, डायटम्स क्या है? सूक्ष्म शैवाल है। और ठीक है, ये आपको कहां पर? सब जल में, चाहे मीठा हो जल, मीठा या समुद्री जल हो, है ना, या झरने का जल हो, समुद्री जल में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। कोई भी जल हो, झरने का जल हो, नदी का जल हो, ठीक है, समुद्र का जल हो, हर जगह जल में पाया जाता है। काफी सूक्ष्म होता है, पाया जाता है। अगर व्यक्ति अपने से मरता है, याद रखना है, डूब करके मरेगा, तो ये डायटम क्या होता है? उसके फेफड़े में स्वतः डूब कर मरता है, स्वतः, ठीक है, उस स्थान पर, स्वतः किसी स्थान पर डूब के मरता है। याद रखना, किसी स्थान पर, ठीक है, स्थान पर जल में डूब कर मरता है। किस स्थान पर? जल में डूब कर मरता है। अगर मरेगा बच्चे, डूब कर मरता है, डूब कर मरता है। तो ये क्या होता है? मरता है तो उसके फेफड़े में, है ना, फेफड़ा में एक, दूसरा क्या बच्चे, ठीक है, शरीर के सभी अंग में, इवन मस्तिष्क में भी पहुंच जाता है, ठीक है, आपको ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। अगर उस स्थान पर सही में अपने से डूबकर मरा है, तो उस व्यक्ति के, ठीक है, आपके फेफड़े में डायटम का पता करके कि हाँ ये यहां पर डूबा है, ठीक है बच्चे, तो वो अपने आप, क्योंकि आपको पता है कि जब डूबते हैं हम, तो वहां पर सांस चलते रहता है, तो सांस के माध्यम से वो शरीर के पूरे अंग में फैल जाएगा। अगर पहले से मरा हुआ व्यक्ति को वहां पर डालते हैं, तो उसका श्वसन तंत्र बंद रहता है और ये डायटम उसके शरीर में नहीं जाएगा। तो अपने से डूबकर मरा है, या कोई व्यक्ति इसको डुबा कर मारा है, या कोई व्यक्ति क्या कहिए एक तरह से पहले से मार करके तब उसको पानी में डाला, सबका पता इसी डायटम के द्वारा चला जाता है। क्योंकि फेफड़े में कितनी मात्रा में कैसे क्या है, तो उसके आधार पर जो है डॉक्टर ये पता कर देता है कि सही में ये व्यक्ति वहां डूबकर मरा है। लाइकेन जो है बच्चे आपको पता है ये क्या है? तो शैवाल और कवक पर सहजीवी, शैवाल प्लस क्या, कवक पर यह सहजीवी होता। कई बार मैंने कहा है कि इसका उपयोग हम लोग, ठीक है, लिटमस पेपर के निर्माण में करते हैं, सहजीवी। और साइनो जीवाणु, आपको यह भी पता होनी चाहिए अच्छे से कि मोनेरा है, किस वर्गत है? मोनेरा है, मोनेरा है। और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह जो है साइनोबैक्टीरिया आपको, ठीक है, प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स है। और ये क्या करता है? तो आपको यह ऑक्सीजन प्रोड्यूसर भी है ना, ये क्या है? प्रोकैरियोट्स है। और ये इसमें क्या होता है? तो इसमें आपको, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और यह क्या करेगा? तो आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूसर भी पृथ्वी पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि, है ना बच्चे, बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। ये देखिए, थोड़ा सा जानिए, केवल कह देने से कि सल्फेनिक अम्ल होता है ना, प्रश्न का हम तुरंत आंसर बता देंगे कि इसमें सल्फेनिक अम्ल होता है, आप समझ जाइए कि हाँ सर सही है। देखिए क्या होता है कि जब प्याज, याद रखिएगा, जब प्याज की कोशिका, आप देखिएगा कि प्याज को हम काटते हैं, तो प्याज की कोशिका, याद रखिएगा, प्याज की कोशिका टूटती है, कोशिका टूटती है, क्या करेगा? टूटती है, तो क्या निकलेगा? टूटती है तो एलिनेज निकलता है, तो एलिनेज, याद रखना, एलिनेज एंजाइम निकलता है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे, एलिनेज एंजाइम निकलता है ना। ये क्या करेगा? एलिनेज एंजाइम निकलता है, ये एलिनेज एंजाइम जो है, ठीक है, आपको किससे? तो सल्फेनिक अम्ल से, ध्यान में रखना बच्चे, ये एलिनेज एंजाइम जो है आइसोएलिन से, है ना, एलिनेज, याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि प्याज की कोशिका टूटने पर कौन सा एंजाइम बाहर निकलता है? तो एलिनेज। और एलिनेज एंजाइम
आइसोएलिनिन से, आइसोएलिनिन ये भी पाया जाता है आपको इसमें, आइसोएलिनिन से मिल करके ये क्या बनाता है, तो भाई मेरे यह बनाता है, ध्यान में रखिएगा, यह बनाता है प्रोपेनिक सल्फोनिक एसिड, प्रोपेनिक सल्फोनिक एसिड, याद रखना प्रोपेनिक, प्रोपेनोइक है ना, सल्फेनिक एसिड का निर्माण करता है, सल्फेनिक एसिड का, सल्फेनिक एसिड बनाता है। और यही आपको क्या होता है, तो यह लेक्राइमल ग्लैंड को, याद रखना अश्रु ग्रंथि जो होता है लेक्राइमल ग्लैंड को उत्तेजित करता है, लेक्राइमल ग्रंथि को उत्तेजित करता है और सांस आंसू निकालता है, लेक्राइमल ग्रंथि को उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है, ध्यान में रखिएगा, उत्तेजित करता है और आंसू निकलता है, उत्तेजित करता है और क्या निकलेगा, आंसू बाहर निकलता है, आंसू निकलता है, ये ध्यान में रखिएगा, आंसू निकलता है भैया, एकदम याद रखना है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या सीखे यहां से ये सीखे कि एलिनेज एंजाइम, जैसे ही प्याज की कोशिकाओं को काटते हैं या प्याज को काटते हैं तो अब एलिनेज एंजाइम निकलता है, यह एलिनेज एंजाइम आपको आइसोएलिनिन से अभिक्रिया करके प्रोपेनोइक सल्फेनिक एसिड का निर्माण करता है और यही आपको क्या करेगा, तो अश्रु उत्पन्न करता है। तो सल्फेनिक एसिड की बात कर रहे हैं, प्रोपेनिक सल्फेनिक एसिड निकलता है, ना कि सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड H2SO3 होता है भाई मेरे, ये काफी डेंजरस होता है और ये आपके आंख को खराब भी कर सकता है। एमिनो एसिड, ये प्रोटीन इसी का बहुलक होता है, प्रोटीन, ठीक है, इसी का बहुलक है, इसी का बहुलक होता है ना, ये ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है क्या, जब किसी वृक्ष की छाल है ना, वृक्ष के आधार के पास से, ये देखिए ये वृक्ष है भाई, ये वृक्ष है ना, वृक्ष की छाल को ये आधार के पास से, ये आधार मतलब क्या हुआ, ये वाला बेस हो गया, यहाँ वाला सिस्टम, इसके ऊपर ये आधार है मान लीजिए, आधार के पास से इसको छाल को हटा लीजिए मान लीजिए, इसको क्या कहते हैं बच्चे, ठीक है, इस छाल को हटाने की प्रक्रिया को याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो गर्डलिंग कहते हैं, याद रखना गर्डलिंग, ठीक है। आपको वृक्ष के आधार के छाल को ध्यान में रखना भाई मेरे, आधार के छाल को हटाना, आधार के छाल को हटाना गर्डलिंग कहलाता, हटाना क्या कहलाएगा, गर्डलिंग कहलाता है, GIRDLING, गर्डलिंग, या इसको वलयन कहते हैं, वलयन कहलाता है हिंदी में, वलयन गर्डलिंग कहलाता है, आप गर्डलिंग ही याद रखिए कहलाता है। तो जैसे ही हटा देंगे बच्चे तो ध्यान में रखिएगा, फ्लोएम सबसे ऊपरी परत पे होता है फ्लोएम, यहां पर क्या होगा, फ्लोएम होगा क्या जी, फ्लोएम, जो ये फ्लोएम सबसे ऊपर क्या होता है, फ्लोएम होता है, फ्लोएम टूट गया, फ्लोएम खत्म, क्या यहां से फ्लोएम खत्म हो गया तो जड़ को, ये जो जड़ है नीचे वाला हिस्सा, इसको खाद्य पदार्थ मिलेगा, खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिएगा, खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा, हाँ नहीं मिलेगा, याद रखना भाई मेरे, ठीक है। फ्लोएम टूट गया, फ्लोएम टूटने की वजह से जड़ को, आपको ये जो जड़ है, आपको जड़ को खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा, ठीक है, फ्लोएम टूट गया, लेकिन इसके अंदर जाइलम होता है, ध्यान में रखिएगा, जाइलम इसके अंदर होगा, तो जाइलम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा छाल का, है ना। आपको जो आपका जो पेड़ का जो ये है कठोर भाग होता है उसके अंदर आपको जाइलम होता है, छाल में उतना जाइलम नहीं होता है ना, सेकेंडरी जाइलम होता है, ध्यान में रखिएगा, सेकेंडरी जाइलम होता है, प्राइमरी जाइलम आपको अंदर में होता है, तो प्राइमरी जाइलम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्राथमिक जाइलम स्वतंत्र रहेगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्राथमिक जाइलम जो है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, एकदम याद रखना भाई मेरे, जाइलम अप्रभावित रहती है ना, प्राथमिक जाइलम अप्रभावित रहती है, अगर प्रभावित होगा भी तो ठीक है, आपको क्या होगा, तो ठीक है, द्वितीयक जाइलम प्रभावित होगा, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं प्रश्न पर, कह रहा है कि वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है, जिसको मैंने कहा गर्डलिंग कहते हैं, है ना, ये मैंने कहा बच्चे गर्डलिंग कहा जाता है। चलिए अच्छी बात है, यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, मृदा से जल को मैंने कहा कि जाइलम से कोई मतलब ही नहीं है इसको, जड़ें ऊर्जा से वंचित, ये सही है भाई, क्योंकि फ्लोएम ही टूट जाता है जिसकी वजह से ठीक है जड़ को ऊर्जा नहीं मिलेगा और जड़ आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा एट्रोपा बेलोडोना, ठीक है, कि किस भाग से बेलोडोना औषधि प्राप्त होता है। अच्छा, एट्रोपा बेलोडोना किससे प्राप्त होता है, देखिए मेरी बात एकदम समझिएगा अच्छे से, एट्रोपा बेलोडोना क्या होता है, चलिए ये देखिए एट्रोपा बेलोडोना क्या होता है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, डेडिलिना, याद रखना है, डेडिलिना, ठीक है, डेडिलिना नाइट शेड कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, एट्रोपा बेलोडोना को डेडिलिना, ठीक है, डेडिलिना नाइट शेड कहा जाता है, याद रखना, नाइट शेड कहते हैं, याद रखना बच्चे। और इससे दो चीज प्राप्त होता है, क्या क्या प्राप्त होगा, तो इससे दो चीज प्राप्त होता है, एक तो आपको पता है बच्चे क्या प्राप्त होता है, जो बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एट्रोपिन एल्कलॉइड, याद रखना,
एल्कोलॉइड प्राप्त होता है, एट्रोपिन, है ना। दूसरा क्या प्राप्त होता है, तो इससे प्राप्त होता है, ध्यान में रखिएगा, इससे एक और पदार्थ प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, हायो, ठीक है, तो हायो याद रखना, हायोसेनेमिक प्राप्त होता है, ध्यान में रखिएगा। ये दो पदार्थ प्राप्त होता है, एट्रोपिन और हायोसेनेमिक। ये दोनं क्या है, एल्कलॉइड है, याद रखना, एल्कलॉइड है, दोनों दवा में यूज होता है, याद रखिए बच्चे, एल्कलॉइड है। और एट्रोपिन तो खास करके आप देखिएगा कि जो है आंख को फैलाने में एट्रोपिन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और ये जड़ से भी, ये बोलते हैं तने से भी और जड़ दोनों से प्राप्त होता है, यानी तने से प्राप्त होता है, तने मतलब पत्तियों से प्राप्त होता है, ये तना से नहीं, पत्तियों से प्राप्त होता है और जड़ से प्राप्त होगा, पत्तियों से प्राप्त होगा तथा जड़ से प्राप्त होता है, ध्यान में रखिएगा, दोनों जगह से ये प्राप्त होता है ना, ये याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी होता है, याद रखना है कि असल के मीन जो होता है ये क्या होता है भाई मेरे, तो ये शिकारी मछली होता है, शिकारी होगा, प्रेडेटर होता है। ऑक्टोपस आपको पता है ये भी मोलस्का होता है, मृदु कवची है, लेकिन ये भी आपको समुद्री जीव को खिहार के खाता है बच्चे, यानी कहने का ये भी शिकारी जीव है ना, शिकारी है, खाएगा, आपको मार के पकड़ के खाएगा। सीप जो है ये क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि ठीक है, द्विकपटी है ना, द्विकपटी है ना, ये क्या है, मोलस्का है, ध्यान में रखना बच्चे। और इससे क्या होता है, ये देखिए द्विकपटी मोलस्का है, ये दोनों तरफ से होता है, तो द्विकपटी मोलस्का इस तरह का मोलस्का होता है। अब इसके अंदर से जब जल निकलेगा, ध्यान में रखिएगा, जैसे ही जल निकलेगा तो क्या होगा कि इसका म्यूकस जो है, म्यूकस ये क्या करेगा, तो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसको पकड़ लेगा, यानी यहाँ निस्यंदन हो रहा है, यानी जल से, ठीक है, जल का फिल्टरेशन करके, ठीक है, आपको खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। कौन, तो सीप या ओयस्टर, याद रखना बच्चे, ये द्विकपटीय मोलस्का है, जिसकी वजह से जैसे ही उसके अंदर से पानी गुजरता है तो उसका म्यूकस उसको पकड़ लेता है और फिर आपको फिल्टर करके भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है, तो सेकेरिन, याद रखिएगा, सेकेरिन जो है इसको कृत्रिम मधुरक कहते हैं, कृत्रिम मधुरक। और ये क्या है, तो भाई मेरे इसमें याद रखना है, इसको बोलते हैं ऑर्थोसल्फोबेंजेमाइड कहा जाता है, ऑर्थोसल्फोबेंजेमाइड कहा जाता है, बेंजेमाइड कहा जाता है। और इसमें याद रखना है कि बेंजेमाइड है, और ये 0% इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, 0% इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। शर्करा कितना है, 0% शर्करा है, ये भी ध्यान में रखना है, शर्करा है कितना परसेंट, 0%। ग्लूकोज नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज हो गया तो कार्बोहाइड्रेट ही है, प्रोटीन भी नहीं है, तो आपको शर्करा ही 0% है, यानी कोई ग्लूकोज नहीं है सेकेरिन में। इसको कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनर कहा जाता है ना, ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, स्तनियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात बनने वाला अंतःस्रावी रचना कौन होता है, तो देखिए आपको पता है कि जैसे ओव्यूलेशन होगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, याद रखना है कि, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ल्यूटियम में किसमें, तो बच्चे मासिक धर्म के अंतिम चरण में, मासिक धर्म जैसे शुरू होता है, मासिक धर्म का अंतिम चरण है तो रप्चर हो जाएगा, क्या, मासिक धर्म का अंतिम चरण में यदि निषेचन नहीं होता है इसका ओभा का, तो अंडाशय क्या होगा, फट जाता है अंतिम चरण में। मासिक धर्म के अंतिम चरण में क्या होगा, तो अंडाशय फट जाता है, ध्यान में रखिएगा, अंडाशय फट जाता है। यही आपको क्या होगा, ब्लड आपको, ठीक है, महिलाओं में बाहर निकलता है, ध्यान में रखिएगा, महिलाओं के मासिक धर्म के समय में यही क्या होगा, रक्त बाहर निकलता है, जो रक्त बच जाता है बाहर निकलता है, थक्के के रूप में जो रक्त बच जाता है वह क्या करता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण करता है, ध्यान में रखिएगा, और इसी को बोलते हैं कॉर्पस एल्बिक। क्या कहा जाता है, कॉर्पस एल्बिक कहा जाता है। तो ये एमसी के चरण के दौरान होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये प्रक्रियाएं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कहा यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, तो ऊर्जा किसके रूप में जमा होगा, तो ग्लाइकोजेन के रूप में। याद रखना बच्चे, यकृत मतलब लीवर में आपको 120 से 160 ग्राम ग्लाइकोजेन जमा होता है, जो आपको इमरजेंसी में क्या करता है, तो यह ग्लाइकोजेन किसके वजह से, तो ग्लूकागॉन के कारण, ध्यान में रखिएगा, ग्लूकागॉन के कारण यह क्या करेगा, तो आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। फिर ग्लूकोज में टूट जाएगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, ग्लूकोज में, और ये ऊर्जा प्रदान करेगा। आपके मांसपेशी में जो है बच्चे एकदम याद रखना, यहाँ 600 ग्राम, ध्यान में रखिएगा,
600 ग्राम क्या होता है ग्लाइकोजन संचित रहता है। जो ठीक है, फिर ये भी क्या होगा ग्लाइकोजन संचित रहता है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें ज्यादा ग्लाइकोजन संचित रहता है, कि आपके मांसपेशी में कि आपके यकृत में। तो आपको याद रखना है कि आपके मांसपेशी में 600 ग्राम ग्लाइकोजन, देखिए कितना ज्यादा मांसपेशी में संचित रहता है। और यही ग्लाइकोजन ग्लूकागोन की उपस्थिति में ये पेनक्रियाज से के आपको पेनक्रियाज के अल्फा सेल से निकलता है और ग्लूकोज में टूट जाता है, और यही आपको क्या करेगा भाई मेरे, यही आपको ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। और इसे याद रखिएगा, ग्लूकागोन को ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं, पशु स्टार्च कहते हैं। याद रखिए पशु, ठीक है, स्टार्च कहा जाता है, एनिमल स्टार्च कहा जाता है। और यह ठीक है याद रखना, इस ग्लूकागोन हार्मोन को आप क्या कहते हैं, तो ग्लूकागोन हार्मोन को एकदम याद रखिए, इसको कहते हैं ठीक है आपको फास्टिंग हार्मोन। जब आप फास्टिंग में रहते हैं, आप ग्लूकोज नहीं खाते हैं, तो यही हार्मोन आपको बाहर निकलता है और ये क्या करेगा, तो रक्त में शर्करा के मात्रा को मेंटेन करके रखता है। यह यकृत और मांसपेशी में जो ग्लाइकोजन होता है उसको तोड़ करके ग्लूकोज में बदल देता है, और यही आपके ठीक है मांसपेशी और इसमें आ जाता है, रक्त में आ जाता है, और वहीं से ऊर्जा आपको प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों की भ्रूण अवस्था को दोहराते हैं। मैंने कहा था बच्चे, एक मैंने कहा था कि देखिए ओंटोजेनी, ये मैंने कहा था कुछ दिन पहले। ओंटोजेनी, अगर आप मेरा डिस्कशन देखते होंगे तो ये शब्द मैंने कहा था ओंटोजेनी, याद रखना ओंटोजेनी रिकैप्चुलेट्स है ना, फाइलोजेनी, यानी हम जितने भी जीव हैं अपने भ्रूणावस्था को दोहराते हैं बच्चे। यानी हमारा जो कोई भी ठीक है आपको ये होगा, हमारा जो कोई हम शकल होगा या हमारा जो कोई जीव होगा या हमारा जो बच्चा होगा, कहने का अर्थ है वह आपको भ्रूणावस्था से गुजरेगा ही गुजरेगा। ठीक है, यानी ओंटोजेनी मतलब क्या हुआ बच्चे, भ्रूणावस्था, और रिकैप्चुलेट्स मतलब दोहराता है किसको, फाइलोजेनी को। यानी प्रत्येक प्रजाति में ठीक है प्रत्येक प्रजाति में भ्रूण अवस्था दोहराई जाती है। यानी भ्रूण अवस्था नहीं होगा तो नए जीव का उद्भव नहीं होगा। ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपको एक वैज्ञानिक थे, नाम था अर्नेस्ट हैकेल ने। ध्यान में रखना बच्चे, अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने ये कहा था, है ना, कि बार बार आपको दोहराया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये किसका नियम है, तो ये बायोजेनेटिक नियम है बच्चे। इसी को बोलते हैं बायोजेनेटिक नियम, या इसको क्या कहेंगे, तो इसी को बोलते हैं रिकैप्चुलेट्स का नियम। कैप्चुलेट्स यानी दोहराव का नियम भी कहा जाता है, रिकैप्चुलेट्स ठीक है थ्योरी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, रिकैप्चुलेट्स थ्योरी भी इसको कहते हैं। यानी हम भ्रूणावस्था को, अपने जंतु जो है, कोई भी जंतु जो है अपना भ्रूणावस्था को क्या करेगा, दोहराएगा। किसके सेंस में बच्चे, तो अपने ठीक है अपने बच्चों के सेंस में वो क्या करता है, दोहराता है। उद्विकास का सिद्धांत ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ध्यान में रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिष्ठित रोग नहीं है, तो सोरियोसिस, ये देखिए ये स्वप्रतिष्ठित रोग है। बोले कि सर ये क्या होता है, तो याद रखना है त्वचा अपने आप मरने लगता है और चकता आ जाता है बच्चे। त्वचा अपने आप क्या होगा, अपने आप मरने लगता है, यानी आपके शरीर का जो त्वचा है मरने लगता है और चकता बन जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्या बन जाएगा, लगता है चकता बनता है। चकता समझ रहे होंगे, ठीक है, चकता बन जाता है, यानी एक जो है आपको चकता बनता है। और ये देखिए ठीक है अल्जाइमर, ये क्या है, तो ये मानसिक रोग है बच्चे, मानसिक रोग। इसमें क्या होता है, बुढ़ापे में होता है, और हमारा जो है ना ठीक है न्यूरो डिसऑर्डर है ये, मानसिक रोग। हम मान लीजिए चश्मा आंख में लगाए हुए चश्मा खोज रहे हैं, है ना, तो ध्यान में रखिएगा कि मानसिक क्षमता कमजोर हो जाती है, मानसिक क्षमता कमजोर हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, कमजोर हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, कमजोर हो जाता है। चलिए अच्छी बात है, हो जाता है। और विटिलिगो, ये क्या होता है, तो आपका मेलेनिन अपने आप क्या होगा, मेलेनिन आपको पता है बच्चे, मेलेनिन क्या होता है, तो आपके त्वचा को रंग प्रदान करता है मेलेनिन स्वतः क्या होता है, उड़ने लगता है, ध्यान में रखिएगा, स्वतः उड़ने लगता है और आपका शरीर उजला हो जाएगा। ये मत समझिए कि सोरियोसिस अलग है, उसमें क्या होता है, त्वचा अपने आप मरने लगता है, चकता बनता है। इसमें क्या होगा, मेलेनिन स्वतः उड़ने लगता है और शरीर उजला हो जाता है। याद रखिएगा, शरीर पूर्णतः क्या होगा, उजला हो जाएगा, शरीर उजला हो जाता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, उजला हो जाता है इसमें, है ना।
तो आपको याद रखना है कि सोरियोसिस जो है ये भी त्वचा रोग है और यह आपको 100% जो ऑटो इम्यून डिजीज है अपने आप होता है। विटिलिगो ये ऑटो इम्यून डिजीज अपने ही शरीर को खाने का काम करता है, लेकिन अल्जाइमर जो है ये न्यूरो डिसऑर्डर है बच्चे, न्यूरो डिसऑर्डर है। तो कह रहा है कि कौन 100% रोग नहीं है, तो बी नंबर आपको 100% रोग नहीं है। अपने शरीर को ही खाने का काम, ठीक है, कौन नहीं करता है, तो अल्जाइमर नहीं करता है। इसमें न्यूरॉन्स का डिके हो जाता है और न्यूरॉन्स क्या हो जाता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा और आपकी मानसिक क्षमता कमजोर हो जाती है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार। बच्चे आपका जो आहार नली है वो इसोफेगस बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं आहार नली को। ये इसोफेगस क्या करता है, तो कंपन करने लगता है, कंपन करेगा और आपको भोजन नीचे की तरफ गति करता है। ध्यान में रखिएगा, इसमें किसी प्रकार की, ठीक है, आपको ग्रंथि नहीं पाई जाती है जो भोजन का पाचन करे। तो क्रमानुकुंचन पेरिस्टलेसिस गति कहा जाता है, उसके द्वारा छोटी आंत में, बड़ी आंत में, हर जगह भोजन का गमन होता है, क्योंकि ये कंपन करता रहता है। पेरिस्टलेसिस मूवमेंट बोलते हैं इसको, है ना। तो पेरिस्टलेसिस के द्वारा आपको सभी जितने भी आहार नली हैं सब में भोजन का गमन होता है। अगले प्रश्न पर बात करें, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। अच्छा प्रश्न है बच्चे, ब्लड है, याद रखना ब्लड है, ब्लड का कोई भी भाग लीजिए, कौन कौन, तो प्लाज्मा ले लीजिए, प्लाज्मा ले लीजिए, है ना, ठीक है, या आप ले लीजिए क्या बच्चे, तो ये ले लीजिए, ठीक है, आपको आरबीसी ले लीजिए, या आप क्या लीजिए, डब्ल्यूबीसी ले लीजिए। और इसी डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, तो लिम्फोसाइट्स होता है। ध्यान में रखिएगा, इसी डब्ल्यूबीसी में क्या होगा, तो लिम्फोसाइट्स होता है। और ये लिम्फोसाइट्स जो है, ठीक है, या प्लेटलेट्स ले लीजिए, सबका निर्माण कहाँ से होता है, प्लेटलेट्स ले लीजिए, सबका निर्माण बोन मैरो से होता है। सबका निर्माण किससे होगा, तो बोन मैरो से होता है। याद रखना, बोन मैरो से होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई मेरे, है ना। तो अस्थि मज्जा से सबका निर्माण होता है। अब आपके दिमाग में चला सर थाइमस ग्रंथि क्या करता है, तो आपने सर कई बार बताया कि लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट यहां भी आता है। हाँ बच्चे, टी लिम्फोसाइटिस में क्या होता है, तो थाइमस ग्लैंड में, याद रखना थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, क्या होता है, परिपक्व होता है। थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट्स परिपक्व होता है। याद रखिए बच्चे, टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, तो ये परिपक्व होता है। परिपक्व मतलब मैच्योर्ड होता है, परिपक्व होता है और परिपक्व होता है। और मैंने कई बार कहा है आपको कि देखिए, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा ये ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि धीरे धीरे छोटा हो जाता है, बुढ़ापे में गायब हो जाता है। तो आज का सेशन यही रहने देते हैं बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है और सभी बच्चों से आग्रह है कि बच्चे, ठीक है, रेगुलर आप रहेंगे ना, यकीन मानिए सफलता के परचम को लहराने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।